जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो? आई होप कि अच्छे होंगे और तैयारी आपकी मस्त चल रही होगी। आज एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे, टिश्यू उत्तक। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे। ये ऐप पर तो अपनी क्लासें नियंत्रण चल रही है, इस तरीके से एनसीईआरटी आधारित एक एक लाइन आपको एनसीईआरटी बुक से मिलेगी, ध्यान रखना। वो मैं डाल ही रहा हूँ, वहाँ क्लासें प्रॉपर डाल रहा हूँ। इस टॉपिक की क्लासें बच्चों के मैसेज आ रहे थे, सर ये टॉपिक हमें बहुत टफ लगता है, इसको एकदम इजी भाषा में यहाँ समझाया जाएगा आपको, एकदम सारणी के माध्यम से। जिस तरीके से देखो, पादप और जंतु तक में अंतर, सारे के सारे पॉइंट हैं वो एनसीईआरटी बुक के पॉइंट है, ध्यान रखना। प्लस आरबीएससी के, ये कक्षा 9th की बुक के अंदर है, कक्षा 9th के बुक के अंदर आरबीएससी एनसीईआरटी दोनों के अंदर दे रखा है। वहाँ कोशिका व कोशिका विभाजन और उत्तक दे रखा है आरबीएससी के अंदर, और एनसीईआरटी के अंदर अलग से उत्तक टिश्यू दे रखा है, बहुत शानदार दे रखा है। उसका एक एक लाइन आप समझोगे ना तो बहुत सारे पॉइंट निकल के आएंगे भी उनसे। अब देखें, जैसे विभोज्य उत्तक और स्थायी उत्तक, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, याद नहीं रहते पॉइंट। बोड़ा बार मैसेज आए, सर हमारा उत्तक तो याद ही कौन रहा है धर्माई। ठीक है, तो विभोज्य उत्तक स्थायी उत्तक इस तरीके से सारणी बनाई होगी, तुलना करके याद करेंगे एक एक चीज को। जैसे बात करते हैं, आगे देखते हैं सारणी के माध्यम से। जैसे पेरेनकाइमा, स्क्लेनकाइमा और कोलेनकाइमा है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इनको एक सारणी के माध्यम से पढ़ेंगे। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेनकाइमा, यही पूरे के पूरे 7 पॉइंट है, कंप्लीट है एनसीईआरटी की बुक से। ठीक है, तो एक एक चीज को बेहतरीन समझेंगे इस टॉपिक के अंदर भी, मजा आ जान हन पड़ेगी। थे को आवाज तक मुझे निहाली कर दिया। और यह क्लास मैं यूट्यूब पर भी डाल दूंगा। अगर आप इस तरीके की सारी क्लासें अगर देखना चाहते हो तो अपने ऐप पर जाइए, देख क्लियर माइंड एजुकेशन, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पर तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलो हम शुरुआत करते हैं टिश्यू उत्तक की। और ये आपको यहाँ मेरे पास इतनी देर तो ही भी छोटा भाई पढ़ता है, वो लेके चला गया एनसीईआरटी बुक, वो दिखा देता कि किस तरीके से एक एक पॉइंट मिला लेना। एक साइड में एनसीईआरटी बुक रख लेना कक्षा 9th की, आरबीएससी और एनसीईआरटी की। ठीक है, एक एक लाइन जैसे सामान्य जानकारी है, जैसे कोशिका, बहुकोशिकीय जीव, मांसपेशी, तंत्रिका कोशिका, जो कक्षा 9th की एनसीईआरटी बुक है उसके बारे में सामान्य जानकारी दे रखी है, तो मैंने सामान्य जानकारी लिखा दी। उसके बाद में हमने टिश्यू से शुरू कर लिया ये टॉपिक। चलो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक बार मैं आपको सामान्य जानकारी देता हूं, फिर हम पीडीएफ के माध्यम से पढ़ेंगे। पहले मोटा मोटी पूरा समझेंगे भी, ऐसा नहीं है कि पीडीएफ के माध्यम से पीडीएफ चला दी बिन पढ़ वो करांगा, बच्चों का इंटरेस्ट भी नहीं बनता इसमें। चलो अभी शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो आपको ये पता ही होगा, उत्तक टिश्यू, हेडिंग तो लगा ही देता हूं, उत्तक टिश्यू। देखो भी सारों पहले पोत थाने बेरो है कि आपनो जी को शरीर हो है वो एक कोशिके से शुरू होता है और बहुकोशिकीय बन जाता है। युग्मनज जायगोट होता है वो एक कोशिकीय होता है। तो सबसे पहले जीव की शुरुआत होती है वो एक कोशिका से होती है। अब ये कोशिका क्या होती है, शरीर की सबसे संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है ना, वो क्या होती है, कोशिका होती है। अपने शरीर के अंदर छोटी 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 बहुत सारी कोशिकाएं, लाखों करोड़ों संख्याएं, ध्यान ध्यान रखना कोशिकाओं की। ठीक है, तो कोशिकाएं क्या होती है, मानव शरीर की सबसे संरचनात्मक इकाई होती है। ये कोशिकाओं का समूह जब आपस में मिलता है ना, तब बनाती हैं वो टिश्यू, उत्तक बनाती हैं। पादप और जंतु के अंदर थोड़ा सा अंतर है भी, तो मैं बताता हूं। सबसे पहले जो कोशिका होती है, कोशिका, बात करते हैं पहले जंतु के अंदर। जंतु के अंदर किस तरीके से निर्माण होता है, कोशिकाओं का समूह आपस में मिलकर, जिस तरीके से ईंट आपस में मिलकर, मैंने आपको कोशिका के अंदर समझाया था, ईंट आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, दीवार का निर्माण करती हैं। और दीवार आपस में मिलकर मकान बनाता है, मकान आपस में मिलकर घर का निर्माण होता है। उसी तरीके से क्या होता है, कोशिकाओं का समूह आपस में मिलकर क्या बनाता है, उत्तक टिश्यू बनाता है, ध्यान रखना। और फिर हमने देखा था उत्तक है ना, उत्तक वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, उत्तक आपस में मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। और अंग हैं वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, तंत्र बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, जो हम पढ़ के आए हैं, मानव जो तंत्र हैं वो पढ़ के आए हैं, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ के आए हैं। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ के आए हैं, और ये से श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये सारे के सारे जो तंत्र पढ़ के आए हैं वो अंग तंत्र है। और तंत्र आपस में मिलकर फिर क्या बना लेते हैं, सारे तंत्र आपस में मिलकर शरीर बना लेते हैं। चलो ठीक है, ये बात तो सर समझ में आ गई, आपने पहले ही समझाया था कि जिस तरीके से ईंट आपस में मिलकर क्या बनाती है, सर दीवार बनाती है, आपने बताया था। ठीक है, दीवार आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक मकान का निर्माण करती हैं। मकान आपस में मिलाकर क्या बनाता है, अपना एक घर बनता है।
और शरीर का, एक घर का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ठीक, उसी तरीके से ये जंतुओं के अंदर होता है, ये तो आपने पहले बता दिया। पादपों के अंदर सर अंतर क्या होता है फिर इसमें? जो पादप होते हैं ना दोस्तों, उनमें क्या होता है, जो कोशिका होती है ना, कोशिका 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 सेल होती है, वो आपस में मिलकर उत्तक तो बनाती है, पर ध्यान रखना जब हम टिश्यू पढ़ेंगे ना, तब पादप उत्तक और जंतु उत्तक दो तरीके से विभाजित करेंगे। पादप उत्तक ऐसा मानो कि इसमें सबसे जो बड़ा पार्ट होने वाला है वो है प्लांट टिश्यू, वो सबसे बड़ा पार्ट वही होने वाला है। तो उसके अंदर उत्तक है ना, उत्तक आपस में मिलकर उत्तक तंत्र का निर्माण कर लेते हैं। और ध्यान रखना, मानव के संबंधित हम पढ़ के आए, जंतुओं के संबंधित पढ़ के आए, घड़ी पढ़ियो अगर उत्तक तंत्र है, अंग तंत्र तो जरूर पढ़ियो है, उत्तक तंत्र कहीं नहीं पड़ा। पर पादपों के अंदर क्या होता है, ये उत्तक तंत्र होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो उत्तक हैं वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, उत्तक तंत्र का निर्माण करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है सर, उत्तक तंत्र फिर आगे जाकर क्या बनाता है, अंग बनाता है। क्या बनाता है, पादप का अंग बनाता है। और फिर ये जो पादप का जो अंग है ना, अंग है, इसमें अंग तंत्र नहीं पाया जाता, ध्यान रखना। फिर अंग है वो पादप का क्या कर लेता है, पादप के शरीर का निर्माण कर लेता है, पादप का निर्माण हो जाता है। ये प्रोसेस होती है। भी छोटी छोटी कोशिकाओं का समूह होता है, वो उत्तक का निर्माण करते हैं पादपों के अंदर। उत्तक उत्तक तंत्र बनाता है, टिश्यू सिस्टम बनाता है, वो ऑर्गन अंग बनाते हैं, और फिर पूरे पादप का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ये पादप और जंतुओं में थोड़ा सा अंतर है। अब हम बात कर लेते हैं सर उत्तक के बारे में, बेसिक जानकारी है वो हमें बता दीजिए। चलो तो यहाँ ही देख लेते हैं। उत्तक का अध्ययन होता है ना, उत्तक का अध्ययन सामान्य जानकारी है, उसके बाद में एनसीईआरटी का पॉइंट पढ़ेंगे एक एक। और उत्तक के अध्ययन से पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जीव होते हैं वो एक तो होते हैं, जीव को हमने दो तरीके से विभाजित किया था जब कोशिका पड़ी थी। एक तो अकोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव। अकोशिकीय जीव जिनके अंदर कोशिकाएं नहीं पाई जाती, जैसे जो वायरस होता है उसके अंदर क्या नहीं पाई जाती दोस्तों, कोशिका नहीं पाई जाती। फिर कोशिकीय जीव को वापस दो तरीके से विभाजित किया था, अकोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। तो इस एनसीईआरटी बुक के शुरुआत में ये लिख रखा है कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं ना, वो भी सारी क्रियाएं करते हैं जैसे बहुकोशिकीय जीव करते हैं ना, वैसे ही करते हैं। उत्सर्जन भी करते हैं, श्वसन भी करते हैं, परिवहन भी करते हैं, सारा का सारा काम करते हैं। वो केवल एक ही कोशिका के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखना। उसके अंदर एक ही कोशिका होती है, तो एक ही कोशिका के द्वारा सारी क्रियाएं की जाती है। ठीक है। और बहुकोशिकीय जीव होते हैं ना, बहुकोशिकीय जीव, वो क्या होते हैं कि उनमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं बहुकोशिकीय जीवों के अंदर। ठीक है, एक से अधिक बहुकोशिकीय जीवों में क्या पाई जाती है, एक से अधिक क्या पाई जाती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो वो कोशिकाएं होती है ना, एक से अधिक जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, वो कोशिकाएं अलग अलग समूह बनाती हैं। ठीक है, एक समान कोशिकाओं का एक समान कार्य होगा। वो कोशिकाएं इस तरीके से, बहुकोशिकीय जीवों में बहुत सारी कोशिकाएं होंगी। कोशिकाएं क्या होंगी, आपस में समूह बनाएंगी, समूह बनाकर एक विशिष्ट काम करेंगी। ठीक है, जैसे बात करते हैं हम स्क्लेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा उत्तक पढ़ेंगे, जाइलम फ्लोएम उत्तक पढ़ेंगे। उनमें जो कोशिकाओं का समूह होता है, जाइलम उत्तक का अलग कार्य होता है, फ्लोएम उत्तक का अलग कार्य होता है। तो बहुकोशिकीय जीवों में जो कोशिकाओं का समूह होता है ना, हर कोशिकाओं का अलग अलग इस तरीके से समूह बन जाएगा, उनका काम क्या होगा, अलग अलग होगा। इसलिए एक लाइन दे रखी है एनसीईआरटी बुक ने, बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है। क्या होता है, श्रम विभाजन। मतलब कार्य का क्या कर लेते हैं, वो विभाजन कर लेते हैं कि अलग अलग कोशिकाओं को समूह का क्या काम होता है, अलग अलग होता है। एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका होती है, तो वही कोशिका सारे काम करेगी। ये दे रखा है पॉइंट। चलो ठीक है, अब देख लेते हैं उत्तक का क्या अध्ययन, टिश्यू का अध्ययन। अध्ययन कहलाता है औतिकी, औतिकी। ठीक है, हिस्टोलॉजी, ये बहुत बार शब्द आता है, हिस्टोलॉजी। अब बात करते हैं हिस्टोलॉजी का जो जनक माना जाता है ना दोस्तों, क्या माना जाता है, जनक माना जाता है, हिस्टोलॉजी का जनक माना जाता है, वो माना है बी चैट को माना जाता है। किसको माना जाता है, बी चैट को माना जाता है। ये जो नाम दिया था औतिकी, नाम देने वाले वैज्ञानिक था मेयर या मायर, मेयर या मायर बोल देते। औतिकी जो ब्रांच की जो स्थापना की थी वो मेलपिगी नामक वैज्ञानिक ने की थी। उतना नहीं पूछा जाता, ये मुख्यतः 2 पॉइंट ध्यान में रखना। ठीक है, जनक बीचेट, नाम मेयर ने दिया था, मायर ने दिया था। ठीक है, उसके बाद में उत्तक की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है भी। यहाँ बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, बच्चों के मैसेज भी आ रहे थे, सर उत्तक की परिभाषा आज तक मैं समझ में नहीं आई।
ठीक है, ये कहते हैं कि कोशिकाओं का समूह उत्तक होता है, पर एक लाइन होती है उसमें एक समान कोशिकाओं का जो समूह होता है ना, जो कार्य में, परिवर्धन डेवलपमेंट में और संरचना में और उत्पत्ति में क्या हो, एक समान हो। सर ऐसा तो नहीं होता, कई उदाहरण हम पढ़ते हैं जिसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, जैसे जाइलम उत्तक है, उसके अंदर 4 कोशिकाएं पाई जाती हैं। सर एक समान कोशिका कहाँ से हुई? ठीक है सर, रक्त पढ़ते हैं, ब्लड पढ़ते हैं, संयोजी उत्तक पढ़ते हैं। सर संयोजी उत्तक में ये कोशिकाओं का समूह होता है, तो उसके अंदर जो कुछ अस्थियों का निर्माण करती हैं कोशिकाओं का समूह है, कुछ रक्त का निर्माण करती हैं। सर वो संयोजी उत्तक में जो जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो एक समान कार्य थोड़ी करती हैं, समान संरचना थोड़ी होती है। सर रक्त की संरचना अस्थि की संरचना समान थोड़ी होती है। सर अकेले रक्त की बात करते हैं तो रक्त जो एक कोशिकाओं का समूह होता है वो एक तरीके से उत्तक ही तो होता है रक्त। तो सर मुझे ये बताओ, उत्तक के अंदर आरबीसी डब्ल्यूबीसी होती है अलग अलग, क्या आरबीसी डब्ल्यूबीसी की संरचना समान होती है? इन्हीं पे पूरी चर्चा करेंगे आज, एक एक लाइन आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। देखो भी, उत्तक की सामान्य जो परिभाषा है जो एनसीईआरटी बुक के अंदर दे रखी है वो होता है कोशिकाओं का ऐसा समूह है, कोशिकाओं का समूह है। इस तरीके से ये कोशिकाओं का समूह मान लो, सरल भाषा में ये उत्तक का निर्माण कर रहा है। कोशिकाओं का समूह है जो कार्य में, उत्पत्ति में और परिवर्धन, उनका डेवलपमेंट या संरचना कह सकते हैं, उनमें एक समान हो। कोशिकाओं का ऐसा समूह है जो कार्य, उत्पत्ति और परिवर्धन में एक समान हो। कोशिकाओं का ऐसा समूह होगा जिनका कार्य, उत्पत्ति और संरचना क्या होगी, परिवर्धन डेवलपमेंट क्या होगा, समान होगा, वो कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है। ये परिभाषा दे रखी है। पर ध्यान रखना, अपवाद, इसके अपवाद भी मिलते हैं, काफी मिलते हैं भी। इसमें जो उत्पत्ति होती है ना दोस्तों, जो कोशिकाओं के समूह की जो उत्पत्ति होती है, वो तो 100% क्या होती है, समान होती है, 100% समान होती है। पर कई बार क्या होते हैं, उनके कोशिकाओं के समूह का कार्य व इसके संरचना या परिवर्धन मान लें, डेवलपमेंट, वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये समान होने जरूरी नहीं है, ध्यान रखना। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझा देता हूं, संयोजी उत्तक पढ़ते हैं हम, क्या पढ़ते हैं, संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक भी कोशिकाओं का समूह होता है, उसके अंदर क्या होती है, अस्थि होती हैं और क्या होती है, रक्त होता है। ठीक है, ये संयोजी उत्तक ही तो है। संयोजी उत्तक क्या है, कोशिकाओं का समूह ही तो है, जिसके अंदर अस्थियां की क्या होती हैं, कोशिकाओं का समूह मान लीजिए, एक रक्त की कोशिकाओं का समूह मान लीजिए। बताओ इस संयोजी उत्तक की जो कोशिकाओं का समूह है उनका एक ही कार्य है क्या, अस्थि और जो रक्त है, क्या वो परिवर्धन, डेवलपमेंट, संरचना उनकी समान है? नहीं सर, संरचना समान नहीं है। क्या इसका कार्य, वर्क समान है, अस्थि का कार्य अलग होता है, रक्त का कार्य अलग होता है, समान नहीं है सर। ठीक है, तो कार्य और परिवर्तन क्या नहीं होते, समान होने आवश्यक नहीं है। पर इनकी दोनों की जो उत्पत्ति है ना वो मेसोडर्म से होती है, ध्यान रखना, मेसोडर्म से होती है। वो मेसोडर्म के है सर, बढ़िया तरीके से समझा रहे हो अभी जिका ऐप पर क्लास ले रहे मांग, तो बहुत बढ़िया तरीके से समझा रहे हो। जब बच्चे का भ्रूण का विकास होता है तब 3 लेयर बनती हैं जो कि शरीर के अंगों का निर्माण करती हैं, एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मेसोड्रम। ठीक है, मेसोड्रम, इस मेसोड्रम जो लेयर होती है ना उससे अस्थि और रक्त, संयोजी उत्तक का क्या होता है, निर्माण होता है। इसका मतलब सर समझ में आ गया कि उत्तक होता है ना, उत्तक सामान्य परिभाषा तो आ ध्यान में रखनी है। और आप भी चीज ध्यान में रखनी है कि इनके उत्पत्ति होती है वो तो हमेशा समान ही होती है, परंतु इनके कार्य, परिवर्धन और जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। इसका उदाहरण नहीं लेकर आप रक्त का अलग से उदाहरण ले सकते हो। रक्त भी एक संयोजी उत्तक है, रक्त के अंदर भी कोशिकाओं का समूह, ऐसा मानो ये रक्त है और ये कोशिकाओं का समूह है, उत्तक ही तो है, ये कोशिकाओं का समूह है। तो ये कोशिकाओं के समूह उत्पत्ति में क्या समान है? हाँ सर, इसमें चाहिए आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, प्लेटलेट्स हो, उसकी उत्पत्ति किससे हुई है, मेसोडर्म से हुई है। पर ये जो कोशिकाओं का समूह, इसे मुझे बताओ, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, अब इनके कार्य क्या होते हैं, समान होते हैं क्या? डब्ल्यूबीसी का कार्य अलग होता है, प्लेटलेट्स का कार्य अलग होता है, रक्त का थक्का बनना, आरबीसी का कार्य O2 CO2 का परिवहन करना होता है, तो कार्य अलग अलग होते हैं। क्या इनका डेवलपमेंट, इसकी संरचना समान होती है? सर संरचना तो समान नहीं होती, आरबीसी की संरचना तो चपटीनुमा होती है, डब्ल्यूबीसी की संरचना होती है वो अमीबाकार की होती है, समान कहाँ से होती है? हाँ समझ में आ गया सर, ये मोटा मोटी हमारे कि ऐसा ऐसा सिस्टम होता है उत्तक टिश्यू के अंदर। ठीक है, चलो समझ में आ गया, समझाना ही था आपको।
इसके बाद में हम उत्तक के प्रकार देख लेते हैं भी। अब ये सारणी बनाऊंगा, सारणी दिमाग में रखनी जरूरी है। ठीक है, उत्तक टिश्यू। चलो ये पेन चेंज कर लेते हैं क्या रे, ये पेन के स्थान पर कौन सी लें बताओ। ऐसे तो ये तो सही नहीं रहेगी, यही सही है, चलो ठीक है। अब देखो उत्तक जो टिश्यू होता है उनको दो तरीके से विभाजित करते हैं टाबरो। ठीक है, और उसका एक तो है पादप उत्तक। कौन सा उत्तक है? पादप उत्तक। पादप उत्तक एनी जो प्लांट टिश्यू। एक है जंतु उत्तक। क्या है? जंतु उत्तक। एनिमल टिश्यू। जो पादप उत्तक है ना, पादप उत्तक है वो वापस दो तरीके से विभाजित होता है। इससे पहले थोड़ा सा बता देता हूँ पादप उत्तक और जंतु उत्तक के बारे में एनसीईआरटी बुक के अंदर क्या दे रखा है। देखो दोस्तों, पढ़ाने को तो ये पीडीएफ में भी बांट सका हुआ चीज़ा, पढ़ सका हो, समझाओ करूँ हर। पर बच्चों के मैसेज यही आ रहे थे कि सर ऐप पर करवाओ ना, तो भी आप पीडीएफ के माध्यम से मत समझाना, पहले आप समझाना फिर पीडीएफ दिखाओ तो और सारी बढ़ाई है नहीं, कोई जरूरी को नहीं पीडीएफ की, पीडीएफ में आप ही पढ़ ले सिया जी। कारण ये अलग अलग बता रहे हूँ, थोड़ा टाइम भी एक्स्ट्रा लग रही है, आप भी ध्यान रखियो, पर समझ में भी बढ़िया आ रहा है अभी। ऐसे उत्तक वगैरह टिश्यू वगैरह जो टॉपिक है इसमें ऐसे ऐसे नाम है कि जिनके पास बायोलॉजी रही है ना वो भी याद नहीं रहती उनके भी, वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो पीडीएफ के माध्यम पढ़ाया कोई जोर को नहीं हमें। फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो पीडीएफ में देखनी है हमें, वो पीडीएफ में देख लेंगे, जैसे डायग्राम वगैरह हैं, और एक बार ये मोटा मोटी समझ के ना फिर पीडीएफ के माध्यम से हम इनको एक बार सरसरी नज़र में देख लेंगे। पादप उत्तक और जंतु, मुझे बताओ पादप और जंतु में क्या अंतर है अभी? सर पादप होते हैं वो स्थिर होते हैं अपने स्थान पर, गति नहीं करते। पर ध्यान रखना पादप होते हैं वो भी एक जो उद्दीपन के कारण गति होती है, कर्माकुंचनी गति, पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते ना पादप। तो पादप एक जगह स्थिर रहना है पादप को, तो उसको किसकी आवश्यकता होगी मुझे बताओ। सर इसको यांत्रिक सहारे की आवश्यकता होगी इस पादप को, इसके अंदर ऐसी कुछ होनी चाहिए, ऐसी उत्तक टिश्यू होने चाहिए, ऐसी कुछ संरचनाएं होनी चाहिए जो इस पादप को टूटने से बचा सके, जब हवा वगैरह तूफान वगैरह आए तब टूटने से बचा सके, एक बाहर से अगर कोई चोट वगैरह लग जाए तो उनकी रक्षा हो सके। तो ध्यान रखना जो पादप होते हैं ना, पादप वो स्थिर रहते हैं एक स्थान पर, इनको इनके अंदर जो यांत्रिक सहारा प्रदान करने वाले उत्तक होते हैं ना वो ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे बात करते हैं कोलेन कायमा और स्क्लेन कायमा, आगे पढ़ेंगे वो कोलेन कायमा और स्क्लेन कायमा, वो यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। जो कोलेन कायमा होता है वो लचीलापन प्रदान करता है पौधे के अंदर, स्क्लेन कायमा होता है वो क्या प्रदान करता है, वो पादप के अंदर क्या प्रदान करता है, कठोरता और मजबूती ले आता है, ध्यान रखना। और जैसे जाइलम उत्तक हुआ, जाइलम के जो वाहिनिका होती हैं, वाहिका होती हैं, ट्रेकिड होती है और वाहिका होती है, और ये दोनों भी क्या होते हैं, सहारा प्रदान करने वाले उत्तक होते हैं। किस तरीके से सहारा प्रदान करते हैं वो हम आगे देखेंगे इनके बारे में। ठीक है, तो पादप के अंदर अधिकांशतः सहारा प्रदान करने वाले उत्तक होते हैं। सर जंतु की बात करें, जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन के लिए किसी और के लिए दौड़ेगा भागेगा, ठीक है, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, स्थिर नहीं होता। ठीक है, तो इसमें यांत्रिक सहारा प्रदान करने वाले उत्तक पाए तो जाते हैं, जैसे अस्थि हुआ, ठीक है, पर कम पाए जाते हैं, ध्यान रखना। पादपों के अंदर जो यांत्रिक सहारा प्रदान करने वाले उत्तक होते हैं वो लगभग उत्तक, अधिकांशतः उत्तक मर्त होते हैं, जिनको क्या हो, अधिक अनुरक्षण की आवश्यकता नहीं हो। मुझे बताओ मर्त कोशिकाओं से जो उत्तक बनेगा उनको बाहर से अनुरक्षण की आवश्यकता कम होगी, तो वो पादप की क्या कर सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं, अपनी अनुरक्षण करने की कोई इतनी आवश्यकता नहीं होती उनको। इसलिए जो सहारा प्रदान करने वाले उत्तक होते हैं वो क्या होते हैं, वो लगभग उत्तक होते हैं, वो मर्त होते हैं। मर्त उत्तक जंतुओं के अंदर बहुत कम पाए जाते हैं। मर्त उत्तक का मतलब हुआ उनके अंदर जो कोशिकाओं का समूह है ना वो मर्त कोशिका पाई जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है सर, पादप और जंतु के बारे में ये मोटे मोटे पॉइंट समझ में आ गए कि इसमें यांत्रिक सहारा प्रदान करने वाले उत्तक क्या होते हैं, अधिक होते हैं, और वो सहारा प्रदान करने वाले उत्तक मर्त होते हैं। पादप और जंतु की वृद्धि की बात करें तो ध्यान रखना पादप के अंदर वृद्धि पूरे पादप के अंदर नहीं होती, कुछ विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं पादप में। पादप का जो वृद्धि का क्षेत्र होता है वो सीमित होता है, जैसे पादप का शीर्ष भाग वृद्धि करता है, पादप की मोटाई में वृद्धि होती है, ठीक है ना। कुछ बीच में ऐसा भाग होता है जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होता। तो ध्यान रखना पादपों के अंदर है ना, पादपों के अंदर वो विभाजन की जो क्षमताएं होती है कुछ निश्चित होती है, निश्चित सीमा तक होती है, वृद्धि करती है कोशिका विभाजन। जैसे हम पढ़ेंगे पादप उत्तक दो प्रकार का होता है, विभोज्य उत्तक और स्थायी उत्तक। विभोज्य उत्तक होता है ना पादप के अंदर,
ठीक है ना। विभोज्य उत्तक के अंदर क्या होती है, विभाजन की क्षमता होती है, और जो स्थायी उत्तक पाया जाता है ना पादप के भाग के अंदर, उसके अंदर विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती, वो निश्चित आकार और आकृति ले लेता है और अपने कार्य करने लग जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर पादपों के अंदर तो जो विभाजन की क्षमता होती है, वृद्धि की क्षमता होती है, वो कुछ क्षेत्र तक ही सीमित रह जाती है। पर जंतुओं के अंदर होता है ना, सारी कोशिकाओं में एक समान रूप से क्या हो रही है, कोशिका विभाजन हो रहा होता है और वृद्धि हो रही होती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो पादप और जंतु के बारे में आपको ये समझ में आ गया। अब पादप उत्तक दो तरीके से विभाजित करते हैं, एक होता है विभोज्य उत्तक, मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू, इंग्लिश में ध्यान रखना भी, मेरिस्मेटिक टिश्यू। उत्तक टॉपिक में मैं बता रहा हूँ, अधिकांश शब्द आपको इंग्लिश में ही ध्यान रखने हैं, हिंदी में याद नहीं रहेंगे भी ये। चलो ये विभोज्य उत्तक तो याद रह जाएगा, और ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हिंदी में याद नहीं रहेंगे और आगे एग्जामिनर पूछता है वो इंग्लिश वाले शब्द ही काम लेता है। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू विभोज्य उत्तक, एक स्थायी उत्तक परमानेंट टिश्यू, स्थायी उत्तक, स्थायी, अरे क्या हो रहा है रे, स्थायी उत्तक। पहले पादप उत्तक को विभाजित कर लेते हैं। जंतु उत्तक भी चार प्रकार का होता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। पहले जो पढ़ेंगे वो प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे, और क्वेश्चन आते हैं वो यहां से आते हैं, ध्यान रखना। विभोज्य उत्तक और जो स्थायी उत्तक होता है, विभोज्य उत्तक होता है ना, उसमें क्या होता है, कोशिका विभाजन की क्षमताएं पाई जाती है। पादप के कुछ भागों में कोशिका विभाजन की क्षमताएं पाई जाती हैं। विभोज्य उत्तक किसके लिए उत्तरदायी होता है, पादप की लंबाई और मोटाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, ध्यान रखना। पादप की लंबाई और मोटाई में, क्योंकि इसके अंदर विभोज्य उत्तक है, कोशिकाएं क्या करेगी, विभाजन कर कर कोशिकाओं में क्या होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी। ठीक है, वो होता है विभोज्य उत्तक। विभोज्य उत्तक तीन प्रकार का होता है, ध्यान रखना। विभोज्य उत्तक कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। शीर्ष विभोज्य उत्तक, पार्श्व विभोज्य उत्तक और अंतर्वेशी विभोज्य उत्तक। अंतर्वेशी विभोज्य उत्तक, अंतर्विष्ट विभोज्य उत्तक या अंतर्वेशी विभोज्य उत्तक, इसको एपिकल बोलते हैं, इसको लेटरल बोलते हैं, इसको इंटरकेवी केविलेटरी, केविलेटरी। ठीक है, इंटरकेविलेटरी बोलते हैं इसको, इंटरकेविलेटरी बोलते हैं। एक सेकंड, देख लेते हैं भी। लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू, इंग्लिश में थोड़ा सा हाथ तंगी है अपनों भी। इंटर कैलेरी बोलते हैं, ध्यान रखना है, इंटर कैलेरी, इंटर कैलेरी बोलते हैं। देखो भी याद करने पड़ेंगे इंग्लिश वाले, मैंने भी याद किए हैं। इंटर कैलेरी, CLARY होता है क्या, देख लेना भी, इंटर कैलेरी। ठीक है, इंग्लिश में हाथ तंगा बनी, याद करना पड़ सी भी ये नाम। एपिकल, लेटरल टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू, इंटर कैलेरी टिश्यू। ठीक है, ये तीन प्रकार के होते हैं विभोज्य उत्तक। ये पादप के कुछ निश्चित भागों में ही पाए जाते हैं, ध्यान रखना। और उसके बाद में स्थायी उत्तक की बात करते हैं। विभोज्य उत्तक में क्या होता है, जैसे विभोज्य उत्तक की बात करते हैं, शीर्ष विभोज्य उत्तक होता है। सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं, फिर आगे वाला बढ़िया समझ में आएगा। पार्श्व और अंतर्वेशी विभोज्य उत्तक होता है। शीर्ष विभोज्य उत्तक होता है ना, वो टहनी हुई और जड़ हुई उसके अंतिम भाग में पाए जाते हैं। तना हुआ ना, तना, तना के अंतिम सिरे पे पाया जाता है शीर्ष विभोज्य उत्तक, इसीलिए इसका नाम पड़ा है शीर्ष विभोज्य उत्तक, ध्यान रखना। ठीक है, जड़ों के अंतिम सिरों पे और जो पत्तियां, जो तना होता है ना, उसके अंतिम सिरों पे क्या पाया जाता है, शीर्ष विभोज्य उत्तक होता है। वो क्या होता है, वहां कोशिका विभाजन होता है और पेड़ पौधे की क्या होती है, वृद्धि में सहायक होता है विभोज्य उत्तक। पार्श्व विभोज्य उत्तक, पार्श्व नाम से स्मरण, पार्श्व भाग। ठीक है, पौधे की मोटाई में वृद्धि करने वाला उत्तक होता है ये पार्श्व विभोज्य उत्तक, ध्यान रखना। उसके बाद में होता है अंतर्वेशी विभोज्य उत्तक। अंतर्वेशी का मतलब होता है अंदर होता है, इंटर मतलब अंदर पाया जाता है, ध्यान रखना। दोनों के बीच, एक तो ऊपर नीचे होता है
और एक दोनों साइडों में होता है, ये अंदर पाया जाता है। अंदर पाया कहाँ पे जाता है? जैसे अंदर अंतर्वेशी वो जो उत्तक होता है ना, वो आपने देखा होगा, नोड और इंटरनोड पढ़ा है क्या? जैसे ये कोई टहनी है, टहनी के इस तरीके से अटो नई पत्तियों का निर्माण हुए, ये पढ़े हैं क्या? इनको क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोड, नोड बोला जाता है। और ये बीच वाला है ना, बीच वाला भाग, इसको बोलते हैं इंटरनोड, इंटरनोड। तो ये जो पत्ती का जो प्रण का जो आधार है ना, आधार यहां पर पाए जाते हैं ये इंटरनोड की दो नोर, इंटरनोड होता है उनकी दो नोर पाए जाते हैं और नोड के इस आधार बिंदु पर पाए जाते हैं। तो पत्तियों की जो वृद्धि में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। पार्श्व विभोज्य उत्तक होता है, वो पादप की मोटाई में वृद्धि में सहायक होता है। जैसे घास वगैरह होता है भी, घास क्या होता है? ये जो पार्श्व विभोज्य उत्तक होता है ना दोस्तों, वो द्विबीजपत्री पादपों के अंदर पाया जाता है। आगे देखेंगे ये द्विबीजपत्री पादप कौन से होते हैं। एक बीजपत्री पादप हम कौन पाए जाओ? जो घास होता है ना, घास, वो एक बीजपत्री पादप होता है। इसका मतलब है उसके अंदर पार्श्व विभोज्य उत्तक नहीं पाया जाता। तो सर उसकी जो टहनी है उसकी मोटाई में वृद्धि नहीं होगी। बात सही है आपकी, उनकी मोटाई में वृद्धि नहीं होगी, परंतु उसमें अंतर्वेशी जो विभोज्य उत्तक होता है ना, उसके कारण उनके नोड और इंटरनोड, इस तरीके से नोड बहुत बड़े होते हैं घास के अंदर, उनमें क्या होगा? ये कंटिन्यू क्या करते रहेंगे? वृद्धि करते रहेंगे और उनके अंदर शीर्ष विभोज्य उत्तक तो मिलेगा, वो इनकी आगे लंबाई में क्या करता रहेगा? वृद्धि करता रहेगा। ठीक है, चलो तो ये समझ में आ गए। उसके बाद में जब विभोज्य उत्तक होता है, कोशिकाओं का विभाजन हो रहा होता है। जैसे मैं बात करता हूँ, ये कोई एक तना है, इसके अंदर और विभाजन हुआ, विभाजन होकर ये तना बढ़ रहा है, बढ़ रहा है आगे। यहाँ विभोज्य उत्तक क्या पाया जाता है? हमेशा शीर्ष पर पाया जाता है। ये और बड़ा हो गया तो ये विभोज्य उत्तक यहाँ पे आ जाएगा, ध्यान रखना, शीर्ष पर, क्योंकि इसका काम होता है, ये हमेशा शीर्ष पर होता है, विभाजन करने का काम करता है। ठीक है, तो सर फिर ये जो तना बनता है, इससे आगे जो बढ़ गया, तो ये जो कोशिकाओं का समूह है यहाँ पे, वो फिर क्या हो, उसको क्या बोलेंगे? ये विभाजन की क्षमता खो देता है अभी। क्या खो देता है? विभाजन की क्षमता खो देता है। इनमें विभाजन की क्षमता तो थी जो विभोज्य उत्तक के अंदर थी। ठीक है, तो ये जो भाग बचता है ना, ये जो भाग बचता है, वो ध्यान रखना, वो किस में रूपांतरित हो जाता है? स्थायी उत्तक का निर्माण कर लेता है। ये भाग अपना निश्चित आकार ले लेता है, आकृति ले लेता है और अपना विशिष्ट काम करने लग जाता है। ठीक है, तो जो विभोज्य उत्तक होता है उसमें विभाजन की क्षमताएं क्या हो जाती हैं? जब खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है ना, तो वो फिर किस में बदल जाता है? स्थायी उत्तक में बदल जाता है, ध्यान रखना। और स्थायी उत्तक का काम होता है, विभोज्य उत्तक का तो वैसे अलग से कोई काम नहीं होता भी, ध्यान रखना, केवल विभाजन करना होता है, खुद में विभाजन चल रहा होता है। पर जो स्थायी उत्तक होते हैं ना, विभोज्य उत्तक क्या होता है? जब कोशिकाओं की विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है तो वो किस में बदल जाता है? स्थायी उत्तक में बदल जाता है। और उनका क्या होता है? स्थायी उत्तक का निश्चित आकार होता है, आकृति होती है और विशिष्ट कार्य होता है कोशिकाओं का समूह का। क्या होता है? विशिष्ट कार्य। आगे हम दो शब्द पढ़ेंगे, यहां ही मैं क्लियर कर देता हूं। एक तो पढ़ेंगे विभाजन, जो कोशिका का विभाजन हो रहा है। एक कोशिका का विभेदन पढ़ेंगे, दोनों अलग अलग हैं भी। कोशिका का विभाजन का मतलब है कोशिकाएं विभाजित करेंगी और नई कोशिकाओं का क्या करेगी? निर्माण करेंगी। ठीक है, विभाजन तो समझ में आ गया सर। डिवीजन आ गया। ये विभाजन की क्षमता किसके अंदर होती है? विभोज्य उत्तक के अंदर होती है, स्थायी उत्तकों के अंदर नहीं होती। तो सर ये विभेदन क्या है? विभेदन का मतलब एनसीईआरटी बुक के अंदर दे रखा है, डिफरेंटेशन। डिफरेंटेशन मतलब अलग, डिफरेंट। ठीक है, विभेदन का मतलब ये दे रखा है कि ये क्या होते हैं? कोशिकाएं के समूह अपना निश्चित आकार और आकृति ले लेके ये डिफरेंट डिफरेंट कार्य करने लग जाती है, अपने विशिष्ट कार्य करने लग जाती हैं। जब कोई कोशिकाएं, ठीक है, विशिष्ट कार्य, कोशिकाओं का समूह विशिष्ट कार्य करने लग जाता है अपना, ये इस कोशिकाओं का अलग काम होगा, जैसे इसका अलग काम होगा। जैसे स्थायी उत्तक के अंदर हम पढ़ते हैं सरल स्थायी उत्तक, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेनकाइमा। ठीक है, पेरेनकाइमा होती है वो कोशिकाओं का समूह होता है, कोलेनकाइमा कोशिकाओं का समूह होता है, स्क्लेनकाइमा कोशिकाओं का समूह होता है। उनका विशिष्ट आकार होता है, भी अपना आकार ले लेती हैं और अलग अलग तीनों का क्या होता है? कार्य होता है। इस तरीके से अगर कार्य बंट जाए ना अलग अलग तरीके से, ठीक है ना, उस प्रक्रिया को बोलते हैं विभेदन। इसका मतलब ये हुआ सर कि विभोज्य उत्तक का तो एक ही काम होता है, कार्य बढ़ते ही नहीं है, बस कोशिकाओं का विभाजन करता जाता है ये। तो इसके अंदर विभोज्य उत्तक के अंदर विभेदन पूर्ण नहीं होता, ध्यान रखना, विभेदन की क्षमता नहीं होती। विभेदन किसके अंदर पाया जाता है? स्थायी उत्तकों के अंदर पाया जाता है। चलो सर, बहुत बढ़िया पॉइंट बताया, एनसीईआरटी बुक में दे रखे हो सर, मैं पढ़ियो भी हो, पढ़ियो हो तो यहाँ कहीं गो। चलो तो
अब आपको विभोज्य ऊतक समझ में आ गया होगा, अब पढ़ेंगे स्थायी ऊतक। अब देखो, अब पढ़ांगा स्थायी ऊतक, जो परमानेंट जो टिश्यू है। उसके बाद में स्थायी ऊतक होता है ना, फिर से वापस दो तरीके से विभाजित कर दिया जाता है भी। सर एक के प्रकार हो गया बार बार में, अब भी देखो और भी बांटांगा। एक तो होता है सरल स्थायी ऊतक, समझते जाओ भी, ये सारणी अगर समझ में आ गई ना तो आगे कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा 1% भी। सरल स्थायी ऊतक, सरल स्थायी ऊतक, और एक होता है जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक, ठीक है। जो सरल स्थायी ऊतक होता है ना दोस्तों, एक जटिल स्थायी ऊतक होता है, ध्यान रखना। सर तो चलो बात मान ली कि विभोज्य ऊतक होता है, उसके अंदर कोशिकाएं विभाजन करती रहती हैं, इनका काम विभाजन का है, 3 तरीके से हमने देख लिया, समझ में भी आ गया अपने। पर स्थायी ऊतक होता है, उसमें क्या होता है, विभेदन का गुण पाया जाता है, कोशिकाएं विभाजित नहीं होती, विभाजन की क्षमता खो देती हैं, अपना विशिष्ट कार्य करने लग जाती हैं, ठीक है, वो स्थायी ऊतक हो गया। तो उसमें सर हम सरल स्थायी ऊतक पढ़ रहे हैं, एक जटिल स्थायी ऊतक पढ़ रहे हैं, इनमें क्या अंतर है फिर ये बताओ। चलो स्थायी ऊतक में हमने डिवाइड कर लिया कि इनके अंदर कोशिका का विभाजन तो होगा ही नहीं। फिर ये सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक, इसमें यही अंतर है दोस्तों कि जो सरल स्थायी ऊतक है ना वो एकदम सरल होता है, उसमें सारी कोशिकाएं होती हैं वो एक समान पाई जाती हैं, ध्यान रखना। और इस सरल स्थायी ऊतक के अंदर और विभोज्य ऊतक के कारण ही ऊतक की वो सामान्य परिभाषा पड़ी थी। सरल स्थायी ऊतक के अंदर एक समान कोशिकाएं पाई जाएंगी, एक समान कोशिकाएं, जो उत्पत्ति में भी समान होंगी, कार्य में भी समान होंगी, और किसमें समान होंगी, उत्पत्ति कार्य और उनके अंदर परिवर्तन डेवलपमेंट में समान होंगी। सरल स्थायी ऊतक में आपको ध्यान में रखना है कि इसमें एक समान कोशिकाएं पाई जाती हैं सरल स्थायी ऊतक के अंदर। वाह, जैसे पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेनकाइमा। पेरेनकाइमा की जितनी भी कोशिकाएं होती है ना, कोशिकाएं होती हैं वो एक समान होती हैं, ध्यान रखना। कोलेनकाइमा की जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो एक समान होती हैं, स्क्लेनकाइमा की कोशिकाएं होती हैं वो एक समान होती हैं। जटिल जो स्थायी ऊतक होता है ना बच्चों, जटिल स्थायी ऊतक होता है, उसमें क्या पाई जाती हैं, उसके अंदर जो कोशिकाएं होती है ना वो अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर क्या क्या बनता है, ऊतक बनता है। जैसे बात करते हैं जाइलम की, जाइलम की और फ्लोएम, दो प्रकार का होता है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम ऊतक होता है ना, उसमें 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है जाइलम ऊतक। कहीं आपने पढ़ा है क्या पेरेनकाइमा के अंदर भी 3-4 कोशिकाएं अलग अलग टाइप की होती है? नहीं पढ़ा ना। इसका मतलब ये है कि सरल स्थायी ऊतक होता है वो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, सामान्य ध्यान रखना। जटिल स्थायी ऊतक होता है, इसलिए तो ये जटिल नाम दिया है, अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जैसे 4 नलिकाओं के अंदर 4 कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक तो वाहिनिका, एक वाहिका, एक जाइलम मर्दूतक और जाइलम फाइबर, 4 प्रकार की कोशिका। इसी तरीके से फ्लोएम के अंदर भी 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। सर अब तुम्हारा समझ में भी आ गई बात, तो सही बताइए। सरल स्थायी ऊतक को 3 तरीके से, इसके 3 तरीके से विभाजित करते हैं, 3 प्रकार होते हैं ऐसा मानो। सरल स्थायी ऊतक के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा को हिंदी में बोलते हैं मर्दूतक, पर हिंदी में याद नहीं रखना आपको, इंग्लिश हिंदी में दे रखा है तो भी आप इंग्लिश वर्जन जाकर पढ़ो ऊतक टिश्यू टॉपिक का। अगर हिंदी में आपके समझ में नहीं आ रहा ना कि हिंदी वर्जन के अंदर आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो उसका इंग्लिश वर्जन पढ़ लो, ऊतक टॉपिक टिश्यू में समझ में आ जाएगा। कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा बोलते हैं स्थूल कोण ऊतक, स्थूल कोण ऊतक। स्क्लेनकाइमा होता है ना, स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो होता है ना, जो पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा को क्या बोलते हैं भी हिंदी के अंदर? इसको मर्दूतक बोलते हैं, इसको स्थूलकोणोत्तक बोलते हैं, इसको दृढ़ोत्तक बोलते हैं। दृढ़ होती है इसकी संरचना, ठीक है। हिंदी में अगर पढ़ोगे तो उससे नाम समझ में आ जाएगा भी। पेरेनकाइमा को बोलते हैं मर्दूतक, एकदम मर्दू होती है, जहाँ जो कुछ जो पादप के अंदर जो नरम स्थान पाए जाते हैं ना वहाँ ये पेरेनकाइमा पाया जाता है, ध्यान रखना। कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा होता है, कोलेनकाइमा होता है, ये ध्यान रखना, ये लचीलापन प्रदान करता है पोषण के अंदर। और ये जो कोलेनकाइमा होता है ना ये लचीले भागों में पाया जाता है, ध्यान रखना, तने के अंदर भी पाया जाता है। स्क्लेनकाइमा होता है ना वो क्या होता है, दृढ़ कठोर होता है, ध्यान रखना। वो बीज का बाहरी आवरण हुआ, जैसे नारियल का जो बाहरी आवरण है वो हुआ, उनके अंदर क्या पाया जाता है, स्क्लेरेनकाइमा पाया जाता है। चलो ठीक है।
सर पेरेनकाइमा कोलेनकाइमा स्क्लेनकाइमा याद रह जाएगो। पेरेनकाइमा कोलेनकाइमा स्क्लेनकाइमा, पीसीएस, पीसीएस, पेरेनकाइमा कोलेनकाइमा स्क्लेनकाइमा, पीकेएस से याद कर सकते हो। पेरेनकाइमा कोलेनकाइमा स्क्लेनकाइमा, पीकेएस, के पी गैस करोगा रे, पी गैस करोगा। ऐसा मानो ये कोई जितनी जटिल प्रक्रिया नहीं है, सरल प्रक्रिया है, पर फोड़ा बहुत पड़ेगा अभी। वो तो पीने पे डिपेंड है, के पी के थे एस करोगा। ठीक है, तो सरल प्रक्रिया हो वो एक तरीके से। ठीक है, स्थायी प्रक्रिया अगर आपने पीनी शुरू कर दी ना, ठीक है, तो छुट्टा ही को नहीं भी। स्थायी प्रक्रिया स्थायी उत्तक का प्रकार है और सरल है, इतनी जटिल भी नहीं है। ठीक है, एकला बैठ के पीस को एक समान कोशिकाएं पाई जाती हैं। पी के एस, पेरेनकाइमा कोलेनकाइमा स्क्लेनकाइमा, पी के क्या करनी है, एस करनी है, पेरेनकाइमा कोलेनकाइमा स्क्लेनकाइमा। अब देखो भी पी के थे एस करने लग रहे हो, तो पी का मतलब पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा मतलब पैरों से। क्या होगा कि आप पी रहे हो तो थाने कमा के भी लेना पड़ेगा। पैरों जागे या कोई बैठे बैठे खा लेगा, पैरों जाए कमा के लेना ही पड़ेगा। इसका मतलब है पेरेनकाइमा उत्तक होता है ना, उसका काम होता है भोजन का क्या करना, संग्रहण करना। ठीक है, पी गए नहीं पेरेनकाइमा तो यहाँ थोड़ी पीस इसको सूखी। ठीक है, बाद में डोला पर आ जाओगा धीरे धीरे। तो इन खातर है बढ़िया ब्रांड पीने खातर है काम भी करना पड़ेगा और पैरों काम करना पड़ेगा, मजदूरी जानी पड़ेगी। अगर थे बढ़िया लाइन में वो टीचर हो तो ये चीज़ों दूर ही होगा। ठीक है, तो बढ़िया कमा के लिया होगा। तो पेरेनकाइमा उत्तक का काम होता है भोजन का क्या करना, संग्रहण करने का काम होता है पादप के अंदर। और ये पेरेनकाइमा होता है पादप के लगभग भागों में पाया जाता है, तने के अंदर, पत्तियों के अंदर जो कोमल भाग होते हैं ना, वहां पाया जाता है पेरेनकाइमा। तो ये पेरेनकाइमा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला क्या है, सरल स्थायी उत्तक है, ध्यान रखना। इन तीनों में सर्वाधिक यही पाया जाता है। तो सारा ज्यादा भोजन को संग्रहण करना पड़ो भी, आप खातर बाद में पढ़ाओ, टाबरा खातर लुगाई खातर बाद में पढ़ाओ। ठीक है सर, पेरेनकाइमा का काम कंप्लीट हो गया। कोलेनकाइमा, पीके, अगर आपने पीके, अगर पीके अगर किसी को कुछ कह दिया ना, तो भाई साहब कॉलर पकड़ो अगलो। के पकड़ो रे, कॉलर पकड़ोगे। कोलेनकाइमा से कॉलर से याद रखोगे, कॉलर से, कॉलर पकड़ेगा। और कॉलर पकड़ेगा तो कॉलर क्या होती है भी, ललचीली होती है। और थे पीड़ा बाद में ललचीला हो जाएगा। अभी अगलो कॉलर पकड़ोगे तो छोड़ दो तो ठीक है, ललचीला हो जाएगा। तो कोलेनकाइमा से याद रखना है, कॉलर से याद रखना है भी। क्या याद रखना है, कॉलर। कॉलर अपनी ललचीली होती है, तो पादप में ललचीलापन प्रदान करने का काम कौन करता है, कोलेनकाइमा उत्तक करता है, ध्यान रखना। ठीक है, याद हो गया सर। कॉलर में याद रख लिया, कॉलर ललचीली हो है और इनको काम किए हुए पौधे में ललचीलापन। जैसे आंधी वगैरह तूफान वगैरह आ रहे ना, तो पौधे की टहनियाँ झुक जाएंगी और सही हो जाएंगी, टूटती नहीं है भी, ध्यान रखना। कोलेनकाइमा। और एस का स्क्लेरेन काइमा, स्क्लेरेन जो काइमा होता है ना उत्तक, ये दृढ़ोत्तक होता है, ये कठोर होता है अभी। ठीक है ना, स्केल, स्क्लेरेन काइमा हूँ स्केल, अगर पी गे कॉलर पकड़ेगो फिर स्केलों भी फोड़ेगो। और स्केल यूं भी याद रख, स्केल ये क्या होता है, कठोर नहीं होता है क्या, तो इतना कठोर होता है। मुझे बताओ, नारियल का आवरण देखा होगा आपने, कितना कठोर होता है, उसके अंदर ये उत्तक पाया जाता है, स्क्लेरेन काइमा। बीज का जो बाहरी आवरण होता है उसके अंदर ये पाया जाता है। अब आप गर्मियों के दिनों में कुछ ऐसे फल खा रहे होंगे, ठीक है, उनका जो बाहरी आवरण अगर कठोर है ना, तो इसका मतलब है उसके अंदर स्क्लेरेन काइमा उत्तक पाया जाता है। ठीक है, चलो, तो पेरेन काइमा, कोलेन काइमा और स्क्लेरेन काइमा। अरे यार क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तीनों समझ में आ गया। सरल स्थायी उत्तक के प्रकार हैं पीकेएस। ठीक है, पेरेनकाइमा कोलेनकाइमा स्क्लेनकाइमा, बार बार बोलो, पेरेनकाइमा कोलेनकाइमा स्क्लेनकाइमा, याद कर लियो बैठे। अरे याद कर लियो की जोर को नहीं, टेंशन ना ले सर, आगे पढ़ाओ थे, याद हो गयो हमारे, बहुत बढ़िया बात है, याद हो गयो। तो जटिल स्थायी उत्तक, जटिल स्थायी उत्तक क्या होते हैं, मैंने बताया था आपको, जिनके अंदर एक समान प्रकार की कोशिकाएं नहीं होती, भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है। दो प्रकार का होता है ये, जाइलम और फ्लोएम। नाम से स्पष्ट है भी, जाइलोम और फ्लोएम। जटिल के अंदर क्यों रखते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो चार प्रकार की इसके अंदर पाई जाती हैं, चार प्रकार की कोशिकाएं इसके अंदर पाई जाती हैं। तो जटिल स्थायी उत्तक, जटिल कोशिकाएं होती हैं इसलिए इसको जटिल स्थायी उत्तक बोलते हैं। जाइलम उत्तक का काम होता है जैसे जल का परिवहन करना। मैंने बताओ, जल पूरे पादप तक किए पहुंचेगो, जल खेचे तो जो जमीनू है, ठीक है, जड़ा में खरा होगो तो पूरा पादप तक जागो, तो किंग माध्यम से जागो, जाइलम के माध्यम से जाता है, इस उत्तक के माध्यम से जाता है। बहुत बढ़िया काम सेटिंग से रखी है भगवान। तो फलोयम, फै से फल याद रखोगे,
फल मतलब खाद्य पदार्थ होता है, तो खाद्य पदार्थ है वो पत्तियों के अंदर बनता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो जड़ों को भी भोजन की आवश्यकता होती है, तने को भी आवश्यकता होती है। तो उस तक है ना वो फ्लोएम उत्तक के द्वारा क्या जाएगा, भोजन पादप के विभिन्न भागों तक जाएगा पत्तियों से। ठीक है सर, समझ में आ गया। जाइलम के अंदर 4 कोशिकाएं होती हैं, यहाँ याद रखो तो यहाँ याद रख लो भी, आगे समस्या नहीं आएगी। तो एक तो जो जाइलम के अंदर जो कोशिका होती है ना, वो जाइलम मर्दू और जाइलम जो फाइबर वो तो होते ही हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर होती है वाहिनिका, ट्रेकिड बोलते हैं जिसको, वाहिका, वेसिकल्स, वेसिकल्स। और उसके बाद में जाइलम, जाइलम पेरेनकाइमा, सर पेरेनकाइमा इन्नू किन्ना आगे बैठो इन्ने भाग वह विकोसी का नाम हो जाइलम पेरेनकाइमा। और एक जाइलम रेसे, हिंदी में बोलते हैं जाइलम रेसे, इंग्लिश में रेसे को फाइबर बोलते हैं, तो जाइलम है फाइबर। ठीक है, फ्लोएम के भी ऐसे ही क्या होते हैं, 4 कोशिकाएं होती हैं। एक तो होती है चालनी नलिका, जो चालनी तो घर काम में लिख रहा पादप के अंदर और पाई जाएगी क्या, अच्छा ठीक है। चालनी नलिका। 2 नंबर जो पाई जाती है वो होती है सह कोशिका, साथी कोशिका बोलते हैं। सह कोशिका का काम होता है, चालनी नलिका के पास केंद्रक नहीं होता है इस कोशिका के पास, इसको नियंत्रण करता है वो सह कोशिका के द्वारा, उसके केंद्रक के द्वारा नियंत्रण की जाती है। सह कोशिका के बाद में वही फ्लोएम पेरेनकाइमा और फ्लोएम फाइबर, ये होता है भी। मोटा मोटी जंतु उत्तक भी 4 प्रकार के होते हैं, वो आगे देख लेंगे कौन कौन से होते हैं। ठीक है, एपिथीलियम उत्तक होता है, तंत्रिका उत्तक होता है, पेशीय उत्तक होता है और स्योजी उत्तक होता है। ठीक है, उनके 4 प्रकार होते हैं अलग से। चलो तो इन 4 प्रकारों को लिखना चाहो तो लिख लेना भी, जंतु उत्तक के अंदर 4 प्रकार होते हैं, वरना आगे देख लेंगे भी इसको। अरे एक बार पादा पादा बार याद रख लो भाई, बढ़िया है। एपिथीलियम उत्तक होता है, उपकला उत्तक, स्योजी उत्तक होता है, पेशीय उत्तक होता है और तंत्रिका उत्तक होता है। ये जंतु उत्तक के क्या है, प्रकार है। तो मुख्यतः ये पादप उत्तक है, इनको पढ़ लेते हैं। ठीक है, विभोज्य उत्तक, स्थायी उत्तक एक बार अब पीडीएफ के माध्यम से पढ़ ले, मोटा मोटी आपके यहाँ समझ में आ गया है। चलो तो पीडीएफ में कोई नया पॉइंट निकल के आता है तो उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले सामान्य जानकारी जो कक्षा 9th के एनसीईआरटी बुक के अंदर दे रखी है। कोशिका सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है, सारांश बेरो है। एक कोशिकीय जीव होते हैं, वो सभी जो मौलिक कार्य होते हैं वो एक ही कोशिका के द्वारा करते हैं। अमीबा में एक ही प्रकार के द्वारा गति, भोजन देने की प्रक्रिया, श्वसन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया संपन्न होती है। जो अमीबा एक कोशिकीय होता है उसके अंदर सारी की सारी प्रक्रिया होती है ना। अमीबा की आकृति पहले तो मुझे बताओ, आपको पहले पढ़ा हुआ है अमीबा के बारे में कुछ, कि अमीबा की आकृति निश्चित नहीं होती, पढ़ी हुई है ये चीज़, चलो ठीक है। अमीबा की संरचना मैंने यहाँ दिखा रखी है, तो 2-4 बातें इनके बारे में बता देता हूँ। अमीबा के अंदर इस तरीके से ये संरचना होती है, जिसमें जो ये होते हैं इसको बोलते हैं सूडो पोड। क्या बोलते हैं, सूडोपोड बोलते हैं, ध्यान रखना। सूडोपोड बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं पादाब। ये इनको गति प्रदान करने में सहायक होते हैं और भोजन को अंदर खींचने में भी सहायक होते हैं। जब इनको अमीबा को भोजन दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ भोजन दिखाई दे दिया, तो ये क्या होंगे, पादाप इस तरीके से इन भोजन को घेर लेंगे और यहाँ क्या बना लेंगे, खाद्य रसदानी बना लेंगे। क्या बना लेंगे, भोजन रिक्ति का या खाद्य रसदानी बना लेंगे। खाद्य रसदानी बनाते ही भोजन इसके अंदर चला जाएगा और फिर अमीबा के अंदर चला जाएगा। ठीक है सर, खाद्य रसदानी वारम थेवान कोशिका हम बताए हो। एक होती है इसके अंदर संकुचित रसदानी। क्या होती है, संकुचित रसदानी, सर इनके बारे में बताया थारो। संकुचित रसदानी है ना, ये खुद को संकुचित कर लेता है और संकुचित रसदानी के माध्यम से उत्सर्जित पदार्थ होते हैं ना, बाहर निकालने वाले पदार्थ, वो संकुचित रसदानी के माध्यम से क्या निकाल लेता है, बाहर। रसदानी को रिक्तिका भी बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है सर, इसमें एक तो एंडोप्लाज्मा होता है, एक एक्टोप्लाज्मा होता है। एक्टो शब्द और एक्जो शब्द होता है ना, एक्टो और एक्जो, वो बाहरी लेयर के लिए होता है, ध्यान रखना। जैसे एक्टोड्रम, ठीक है। एक्जो और जो एक्टो शब्द होता है बाहरी लेयर, मतलब एक्टोप्लाज्मा का मतलब होता है इसमें जो प्लाज्मा भरा हुआ होता है। ठीक है, तो ये जो बाहरी जो
कोशिका जो झिल्ली के आर पार होता है ना उसको एक्टोप्लाज्मा बोलते हैं, अंदर वाले को एंडोप्लाज्मा बोलते हैं। सारे के सारे अंग होते हैं वो एंडोप्लाज्मा के अंदर होते हैं, संकुचित रसदानी, खाद्य रसदानी, नाभिक, ठीक है ना, सारे के सारे ये इसके अंदर होते हैं। चलो ये तो इतना इंपॉर्टेंट है ये। सर इसमें क्या करते हैं कि इसको अंदर भोजन ग्रहण करते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, अंडो, इसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया एंडोसाइटोसिस, और बाहर जब उत्सर्जित पदार्थ निकालते हैं उसको एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, ये मोटा मोटी मैंने बता दी। अमीबा होता है एक कोशिका होता है, आकृति उसकी निश्चित होती नहीं है, तो ये मोटा मोटी आपको दे रखा है। तो अमीबा ये एक ही कोशिका होती है, एक ही कोशिका पूरा काम करती है। भी श्रम विभाजन देखने को नहीं मिलता इसके अंदर। बहुकोशिकीय जीव होते हैं, लाखों कोशिकाएं होती हैं। अधिकांशतः कोशिकाएं कुछ ही कार्यों को संपन्न करने में सक्षम होती हैं। ठीक है, इन जीवों में विभिन्न विभिन्न कार्यों को करने के लिए विभिन्न विभिन्न कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग कोशिका का समूह पाया जाता है। जैसे रक्त का, जैसे O2 और CO2 का परिवर्तन करना होता है तो उसके अंदर रक्त जो कोशिकाएं होती हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे हमें गति प्रदान करने में संकुचन होता है मांसपेशियों के अंदर, वो मांसपेशियां कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, एक स्थान से मस्तिष्क से अंगों तक, अंगों से मस्तिष्क तक सूचनाओं पहुंचाने के लिए जो काम होता है वो तंत्रिका कोशिका का होता है। इसका मतलब ये है कि अलग अलग कोशिकाओं का जो समूह का काम क्या होता है अलग अलग होता है। ठीक है, बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि जो अलग अलग कोशिकाएं है ना, वो श्रम का मतलब होता है कार्य, कार्य का क्या कर लेती हैं, विभाजन कर लेती हैं। एक कोशिकीय जीव में तो एक ही कोशिका कठा कार्य और विभाजन हो गया। ठीक है, शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह के कार्यों को करने में दक्ष होती हैं, सदैव एक समूह में होती हैं। ध्यान रखना, एक समान जो कार्य को करने वाली कोशिकाएं होती हैं वो एक समूह में होती हैं, और उस समूह को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। ठीक है, मनुष्य के अंदर बात करते हैं मांसपेशीय कोशिका जो संकुचन में काम आती है, जिससे हम गति कर पाते हैं। तंत्रिका कोशिका जो संकेतों को भेजती है। एनसीईआरटी पॉइंट है ये। उसके बाद में देखो रक्त कोशिका जो O2 और भोजन और अपशिष्ट पदार्थों को क्या करती है, वहन करती है। रक्त कोशिका के अंदर ये आरबीसी आपको दिखाई दे रखी है, 99% होती है वो आरबीसी होती है रक्त कोशिका के अंदर, जो O2 और CO2 और भोजन और हार्मोन अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करती हैं। ध्यान रखना, पौधे में सहवन उत्तक होते हैं। सहवन उत्तक किसको कहते हैं, जो वहन करने में काम आते हैं, जैसे जाइलम और फ्लोएम भोजन और जल का वहन करते हैं। चलो ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद में देखो उत्तक टिश्यू, उत्तक अध्ययन होती की हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी का जनक बीजेट को माना जाता है। हिस्टोलॉजी शब्द मेयर ने दिया था। परिभाषा, कोशिकाओं का वह समूह जिसकी उत्पत्ति, परिवर्धन, डेवलपमेंट और कार्य फंक्शन समान हो उत्तक कहलाता है। जैसे रक्त उत्तक, पेशीय उत्तक। ठीक है, उत्तक में कोशिकाओं का समूह होता है, उसकी उत्पत्ति सदैव 100% समान होती है, परंतु उसका परिवर्तन, डेवलपमेंट और कार्य कई बार क्या हो सकते हैं, भिन्न हो सकते हैं, जो मैंने आपको बता दिए। नोट लगा के लिखाया, कोई नहीं लिखाएगा, सीधी परिभाषा समझाते हैं बस, जो लिखी लिखाई है उन्होंने पढ़ दें, बड़ी है बस। परिवर्तन के आधार पर, डेवलपमेंट के आधार पर उत्तक दो प्रकार के होते हैं, पादप उत्तक, जंतु उत्तक। पौधे क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, गति नहीं करते, एक स्थान पर खड़ा रहना होता है उनको, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। एनसीईआरटी के पॉइंट है, सारे के सारे सारणी के माध्यम से बना दिए। पादप में अधिक मात्रा में सहारा देने वाले उत्तक पाए जाते हैं, और जंतुओं के अंदर ये कम पाए जाते हैं सहारा देने वाले उत्तक। सहारा देने वाले उत्तक होते हैं वो मर्त होते हैं अधिकांशतः। मर्त उत्तक जीवित उत्तकों के समान ही आंतरिक शक्ति प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं है मर्त हैं तो की काम कौन करेगा, ये बहुत काम आते हैं भी, आंतरिक शक्ति यही प्रदान करते हैं पादप को। ठीक है, और उन्हें कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है, स्वयं ने कम अनुरक्षण की आवश्यकता होगी। ठीक है, पौधे में वृद्धि कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। ऐसा आ जाए कि पौधे के संपूर्ण भाग में वृद्धि होती है, नहीं नहीं नहीं, कुछ विशिष्ट भाग होता है जहां विभोज्य उत्तक पाया जाता है वहां पे। ठीक है, जंतुओं में अधिकांशतः उत्तक जीवित होते हैं। जंतुओं में कोशिकाओं की वृद्धि एक समान होती है, इसमें विभाजन और अविभाजन क्षेत्रों का कोई निश्चित सीमा नहीं है, ध्यान रखना। क्या रेट और समझ में, कमेंट बॉक्स में बता दो कोई अगर समस्या है तो। ठीक है, और आई होप कि बढ़िया तरीके से समझ में आ रहे हैं, मज़ा भी आ रहे हैं पढ़ने में। ठीक है, याद भी कर रहे हैं आप साथ साथ। पादपों में उत्तक के प्रकार, पौधे में कुछ उत्तक होते हैं वो जीवन भर क्या होते हैं, विभाजित होते रहते हैं। जैसे विभोज्य उत्तक होता है वो जीवन भर विभाजित होता रहता है। वे उत्तक पौधे के कुछ ही निश्चित भागों में पाए जाते हैं, कुछ ही भागों में पाए जाते हैं, जैसे शीर्ष भाग में। ठीक है ना, पौधे की मोटाई में जो कैम्बियम होता है वो, उनके बारे में पढ़ेंगे, पार्श्व विभोज्य उत्तक के बारे में और भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, पादप उत्तक को विभाजन क्षमता के आधार पर दो तरीके से विभाजित करते हैं, विभोज्य उत्तक और स्थायी उत्तक। विभोज्य उत्तक, शीर्ष विभोज्य उत्तक, पार्श्व और अंतर्विष्ट या अंतर्वेशी विभोज्य उत्तक।
सरल स्थायी उत्तक होता है पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेनकाइमा। अब पेरेनकाइमा जो उत्तक होता है ना, वो क्या होता है, भोजन का संग्रहण करना उसका कार्य होता है, पादप के मुलायम भागों में पाया जाता है, पादप में सर्वाधिक उत्तक किस तीनों में पाया जाता है, वो होता है पेरेनकाइमा उत्तक, ध्यान रखना, ठीक है ना। संपूर्ण भाग में पाया जाता है, तना हुआ, पत्तिया हुआ, जहाँ कोमल भाग होता है ना पादप की, वहां पाया जाता है। अब ये पेरेनकाइमा जो उत्तक होता है ना डाबरो, इस उत्तक की जो कुछ कोशिकाएं होती है ना, कुछ कोशिकाओं का समूह होता है, उनमें क्या होता है, हरित लवक उपस्थित होता है। हरित लवक के अंदर क्लोरोफिल वर्णक होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल वर्णक होता है, जो कि भोजन का क्या करता है, संश्लेषण भी करता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल वर्णक से इसका नाम पड़ गया क्लोरेन काइमा। क्या पड़ गया, क्लोरेन काइमा, क्योंकि क्लोरोफिल वर्णक उपस्थित होता है, क्लोरेन काइमा। और कुछ जो कोशिकाओं का समूह होता है ना, कुछ प्रकार के जो पेरेनकाइमा उत्तक होते हैं ना, वो होते हैं जिसके अंदर क्या होती है, जो कोशिकाएं होती हैं उनके बीच में वायु कोष्ठ होते हैं, बड़े बड़े एयर भरी हुई होती है। ये पाया जाता है जो जल में जो पादप पाए जाते हैं ना उसमें, क्योंकि वो तैरने में मदद करता है। तो कुछ पेरेनकाइमा होते हैं, उनमें जो कोशिकाओं के बीच में क्या पाए जाते हैं, वायु की बड़ी बड़ी गुहिका पाई जाती है, वायु के बुलबुले नुमा बड़ी बड़ी संरचनाएं पाई जाती हैं। वो क्या करती हैं, वायु की बुलबुले नुमा जो संरचना है वो पादप को डूबने से बचाती है, तैरने में सहायक होती हैं। तो उस प्रकार का जो पेरेनकाइमा है जिसके अंदर वायु की गुहिकाएं पाई जाती हैं, कोष्ठ पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं एरेनकाइमा। एयर से एरेनकाइमा, क्लोरोफिल वर्णक से क्लोरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, एरेनकाइमा, ये पेरेनकाइमा के भाग हैं, ठीक। जाइलम ट्रेकिड, वाहिनिका, वाहिका, जाइलम पेरेनकाइमा, जाइलम फाइबर, चालनी नलिका, साथी कोशिका, फ्लोएम पेरेनकाइमा, फ्लोएम फाइबर। चलो ठीक, याद हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। देखो अभी कि तो बढ़िया तरीके से सारणी बना रखी है, मजा आ जाएगा पड़ेगी। देखो विभोज्य उत्तक को, स्थायी उत्तक को सारणी के माध्यम से समझा दूंगा, वरना आपको इतनी थ्योरी भी लिखी पाओगी, किताब में भी थ्योरी लिख रखी है, याद भी करेगा, एक पढ़ लिया हुआ ठीक है, याद करेगा, सारणी है दिमाग में सेट हो जाएगी। और एक पॉइंट ले गया नहीं, पूरी सारणी समझाएंगे आप, एक पॉइंट से पूरी सारणी को समझ लेंगे, बस ध्यान नाम से रखना है। विभोज्य उत्तक जिसमें कोशिका विभाजन होता है, स्थायी उत्तक जिसमें विभाजन नहीं होता। विभोज्य उत्तक के लक्षण होते हैं वो स्थायी में नहीं होते, स्थायी के होते हैं वो विभाज्य। जो विभोज्य उत्तक है, विभाज्य उत्तक मेरिस्मेटिक टिश्यू विभोज्य उत्तक है, ठीक है, सही कर लेना। अब देखो तो विभोज्य उत्तक में आपको ध्यान रखना है और स्थायी उत्तक के ध्यान में रखना है। जो विभोज्य उत्तक होता है ना दोस्तों, उसमें क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है सर, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन हालांकि हम पढ़ के नहीं गए हैं क्योंकि अपने सिलेबस के अंदर है ही नहीं, कोशिका की संरचना और प्रकार्य दे रखे हैं, तो इससे बेहतर है कि कोशिका विभाजन को छोड़ो और उसकी संरचना और प्रकार्य को डीपली पढ़ लो, प्रश्न गलत नहीं होगा। पिछली बार कोशिका भित्ति का क्वेश्चन आया था, भी कितना शानदार प्रश्न हो, लोग कोशिका विभाजन पढ़ उड़ गया, टाइम खराब करके उड़ गया, कोई मतलब नहीं है। तो कोशिका विभाजन नहीं पढ़ा है, दो प्रकार का होता है, समसूत्री विभाजन और सूत्री विभाजन, ध्यान रखना, ठीक है। कोशिका विभाजन में सबसे पहले केंद्रक होता है कोशिका के अंदर, वो क्या होता है, विभाजित होता है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, यहाँ कोशिका द्रव्य भरा हुआ होता है, उसका विभाजन होता है, फिर एक कोशिकाओं से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, इस तरीके से होता है कोशिका विभाजन। तो विभोज्य उत्तक होती है, उसके अंदर कोशिकाओं का क्या होता है, विभाजन होता है। शीर्ष भाग में, पार्श्व भाग में देखें, जड़ों के अंदर देखें, पर्ण के आधार में देखें, तो उनके के अंदर क्या होता है, कोशिकाओं का विभाजन हो रहा है, नई कोशिकाओं का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है, ठीक है। और जो पुराने वाली कोशिका है ना, वो स्थायी उत्तक में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, ये आपके समझ में आ गया है। अब देखो कोशिका विभाजन हो रहा है, इसी से समझेंगे पूरा का पूरा। अब मुझे बताओ, कोशिका विभाजन होगा तो ये केंद्रक है, केंद्रक वो स्पष्ट दिखाई देगा, स्पष्ट होगा ना, केंद्रक, केंद्र का विभाजन होगा पहले स्पष्ट होगा एकदम, केंद्र की आवश्यकता होगी, केंद्र स्पष्ट होगा और बड़ा होगा केंद्रक, तभी उसका विभाजन हो पाएगा। तो जो विभोज्य उत्तक होता है ना, उसमें केंद्र की बात करते हैं तो केंद्रक स्पष्ट पाया जाता है और बड़ा पाया जाता है। अब मुझे ये बताओ कि जब केंद्रक बड़ा होगा, हम पादप उत्तक और जंतु उत्तक में पढ़ के आए थे, पादप उत्तक और जंतु उत्तक। पादप उत्तक में ये पढ़ के आए थे, पादप उत्तक में जो रसदानी होती है ना, रिक्तिका होती है रसदानी, वो क्या होती है, बड़ी होती है। तो केंद्रक होता है वो परिधि की ओर खिसक जाता है, ठीक है ना, किसकी ओर, परिधि की ओर। इसका मतलब है, आप ये समझ सकते हो कि जब रसदानी क्या होंगी, बड़ी होंगी ना, तब केंद्रक क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि वो स्थान घेर लेगा, केंद्रक छोटा हो जाएगा, ऐसा समझो आप। तो मुझे ये बताओ, इसके अंदर केंद्रक बड़ा होता है तो रसदानी क्या होती है, विभोज्य उत्तक के अंदर अनुपस्थित होती है। तो विभोज्य उत्तक के अंदर रसदानी की बात करें तो अनुपस्थित होती है, याद रह जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ, इसका कोशिका विभाजन हो रहा है,
कोशिका विभाजन हो रहा है, तो इसकी जो भित्ति होती है ना, भित्ति एकदम मुलायम और पतली होती है, ध्यान रखना, भित्ति एकदम पतली होगी, आसानी हो विभाजन हो सके। तो कोशिका भित्ति पतली होती है और क्या होती है, मुलायम होती है। सर्व भी समझ में आ गया। अब एक होता है अंतर कोशिकीय स्थान, इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है, जो इस तरीके से कोशिकाएं होती हैं वो सटी हुई होती हैं, तो उनके बीच में जो ये स्थान है ना, ये स्थान, इसको बोलते हैं अंतर कोशिकीय स्थान। अब मन बताओ, विभोज्य ऊतक के अंदर अंतर कोशिकीय स्थान होता है क्या? सर नहीं होता, आपने लिख रखा है, याद कैसे रखोगे? मुझे ये बताओ, ये कोशिकाएं हैं, ये विभाजन कर रही हैं, बार बार विभाजन कर रही हैं, कहीं बीच में स्थान नहीं मिलेगा ना, विभाजन हो रहा होता है तब। अगर विभाजन नहीं हो रहा होता है तो उसके बीच में स्थान मिल सकता है, ध्यान रखना। तो कोशिकाएं नियंत्रण विभाजन कर रही हैं, उसके बीच में कोई स्थान ही नहीं बच रहा, तो इसका मतलब है विभोज्य ऊतक के अंदर अंतर कोशिकीय स्थान अनुपस्थित होता है। ठीक है। अब सर इनका कार्य होता है विभाजन करना, इसका कार्य विशिष्ट कार्य होता है, ये दे रखा है ना, विभेदित करना, ये इंपॉर्टेंट है भी, ये विभेदित शब्द है। विभेदित शब्द होता है वो, विभेदन का जो गुण पाया जाता है वो स्थायी ऊतक के अंदर पाया जाता है, विभाजन का गुण पाया जाता है वो विभोज्य ऊतक में पाया जाता है। ठीक है, ये गलत मत कर देना। ठीक है, अब इनकी स्थिति, सर विभोज्य ऊतक कहाँ पाया जाता है, मैंने बता दिया। और स्थायी ऊतक होता है वो अलग अलग पूरे पौधब के अंदर अलग अलग कार्य के अनुसार पाया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो मोटा मोटी समझ मांगो, कोशिका विभाजन लगातार विभाजन होता है, विभाजन नहीं होता। कोशिका का जो आकार होता है, कोशिका का जो आकार होता है ना, कोशिका का आकार होता है वो गोलाकार होती है, छोटी कोशिकाएं होती हैं, ध्यान रखना। गोलाकार या अंडाकार होती हैं ही सामान्य, ये इसका आकार कोई विशेष नहीं है कोशिका के आकार के बारे में। कोशिका द्रव होता है ना। अब मुझे बताओ, कोशिका का जब विभाजन हो रहा होता है तब केंद्र क्या होगा, बड़ा होगा, परिपक्व होगा, रसदानी अनुपस्थित होगी। पर ये कोशिका द्रव है ना, ये भी क्या होगा, गाढ़ा होगा, इसका भी विभाजन होना है। तो जो कोशिका जो द्रव भरा हुआ होता है ना, साइटोप्लाज्मा, वो क्या होता है, अधिक होता है मात्रा में, और संघन क्या होता है, गाढ़ा होता है। इसमें कम होता है, कम गाढ़ा होता है। ये दे रखा है भी एनसीईआरटी बुक के अंदर सारे पॉइंट। केंद्रक बड़ा और स्पष्ट होता है, इसमें सामान्य केंद्रक होता है, कई कई बार अनुपस्थित भी हो सकता है, जैसे चालनी नलिका। चालनी जो नलिका होती है वो फ्लोएम का भाग होती है। फ्लोएम क्या होता है, एक स्थायी ऊतक का भाग होता है। स्थायी ऊतक जो जटिल स्थायी ऊतक का भाग होता है, जटिल स्थायी ऊतक का पार्ट होता है। स्थायी ऊतक होता है वो किसका पार्ट होता है, पादप ऊतक का पार्ट होता है। ठीक है, रिक्तिका नहीं होती, बड़ी और स्पष्ट होती हैं। ठीक है सर, याद रह जाएगा। कोशिका भित्ति पतली होती है, लचीली होती है, मोटी और विशेष प्रकार की होती हैं सर। ठीक है, अंतर कोशिकीय स्थान अनुपस्थित होता है, सामान्य उपस्थित होता है, अपवाद हो सकते हैं एक दो। रिक्त स्थिति इसमें जड़ और तने के सिरे में पाया जाता है, ये पूरे पौधों के कार्य के अनुसार पाया जाता है। याद हो को नहीं बताओ रेजुआनो, विभोज्य ऊतक और स्थायी ऊतक याद होगी नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, याद हो तो बढ़िया। अब हम पढ़ेंगे विभोज्य ऊतक का वर्गीकरण। ठीक है, विभोज्य ऊतक में सबसे पहले शीर्ष विभोज्य ऊतक, जो पादप के शीर्ष भागों में पाया जाता है, उन भागों में पाया जाता है जहां पादप में वृद्धि होती है, ध्यान रखना। ये जड़ वेतनों के किस भाग में पाया जाता है, शीर्ष भागों में पाया जाता है, और लंबाई उसकी वृद्धि करने में सहायक होता है, ये ध्यान है। अब ये जड़ों के अंदर भी पाया जाता है और तने के शीर्ष भाग में पाया जाता है। जड़े का जो शीर्ष भाग होता है ना, जो जड़े का जो शीर्ष भाग होता है जड़ का, वो ध्यान रखना नीचे नीचे होता है, रूट कैप वाला भाग, इसको रूट कैप होते हैं। इसके अंदर नियंत्रण क्या हो रहा होता है, कोशिका का विभाजन हो रहा है, एरिया ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, रूट कैप होते हैं ना, रूट कैप, इस भाग में पाया जाता है एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। पूछ ले तो ये ध्यान में रखना थोड़ा सा। और जो रूट जो हेयर पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं, रोम जैसी संरचना पाई जाती है, वो ध्यान रखना। जो मेचुरल जो सेल होती है ना, ये ऊपर वाला भाग होता है, मेचुरल भाग होता है, परिपक्व भाग होता है, जिसके अंदर विभाजन नहीं हो रहा, वृद्धि भी नहीं हो रही, परिपक्व हो गया। उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, रूट हेयर पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं। और रूट टॉप जो रूट की जो कैप होती है ना, नीचे नीचे, वहां एपिकल मेरिस्मेटिक पाया जाता है, रूट के एकदम शीर्ष भाग में। ठीक है, ये बीच वाला एरिया होता है एरिया ऑफ इलोंगिनेशन। इलोंगिनेशन इसका मतलब है कि ये होता है विस्तार का एरिया होता है। यहाँ कोशिका विभाजन हो रहा है, इसका क्या हो रहा होता है, विस्तार हो रहा होता है। ठीक है, मोटा मोटी बात ये याद रखनी है कि जड़ के किसी भाग में रूट कैप में होता है। पार्श्व विभोज्य ऊतक को क्या बोलते हैं, कैम्बियम विभोज्य ऊतक बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भी ध्यान रखना। जो शीर्ष विभोज्य ऊतक होता है ना, वो पादप की लंबाई में वृद्धि करता है, तो जिसको प्राथमिक वृद्धि बोला जाता है, ध्यान रखना। और जो पार्श्व विभोज्य ऊतक होता है ना, वो पादप की मोटाई में वृद्धि करता है। किस में वृद्धि करता है, पादप की मोटाई में वृद्धि करता है। तो पादप की मोटाई में वृद्धि करता है, तब इसको द्वितीय वृद्धि के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना। किस वृद्धि के नाम से जाना जाता है, द्वितीय वृद्धि के नाम से जाना जाता है। पार्श्व विभोज्य ऊतक ये कैम्बियम होता है। इसको क्यों कहा जाता है कैम्बियम, कैम्बियम में दिखाऊंगा आपको, तने के अंदर कैम्बियम कहाँ पाया जाता है।
ठीक है, जड़ों के अंदर भी कैम्बियम पाया जाता है जड़ों की मोटाई में वृद्धि करने के लिए। ये जो कैम्बियम होता है ना, कैम्बियम, ये क्या करता है, इसी के कारण ये पार्श्व विभोज्य उत्तक होता है, विकोशिकाओं का विभाजन इसके अंदर कैम्बियम स्थित होता है, जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में स्थित होता है तने के अंदर। ठीक है, वहां क्या हो रहा होता है, विभाजन हो रहा होता है, और कैम्बियम खुद विभाजन करता करता क्या बना लेता है, इसकी मोटाई में वृद्धि करता है, ध्यान रखना। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कैम्बियम कहा जाता है। तने की परिधि हो, मूल का पार्श्व हो, ठीक है, और पार्श्व मोटाई भाग में वृद्धि और पार्श्व विभोज्य उत्तक के कारण होती है, ये आपको पता है। विशेष रूप से ये काष्ठीय कक्ष का निर्माण करता है। जो छाल होती है ना बाहर वाली, वो ये कैम्ब्रियम पार्श्व विभोज्य उत्तक के कारण होती है। पादप की मोटाई में वृद्धि हो रही होती है, तो ये जो काष्ठीय मतलब लकड़ी कक्ष का निर्माण करता है, ठीक है, छाल वगैरह बनाने का काम करता है। ये लीजिए, ये पिकल मेरिस्मेटिक है जो शीर्ष भाग में पाया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर ये प्रण निकली होते हैं, ये क्या होते हैं, ये नोड होते हैं। ठीक है, इस नोड के ऊपर यहाँ क्या पाया जाता है, ये इंटर कैलेरी मेरिस्मेटिक टिश्यू पाया जाता है। मेरिस्टम, शॉर्ट में इसको मेरिस्टम कह रखा है, यहाँ मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है वैसे। इंटर कैलेरी मेरिस्मेटिक टिश्यू यहाँ पाया जाता है। यहाँ जो पादप के दोनों साइड में पाया जाता है वो लेटर जो मेरिस्मेटिक पाया जाता है, लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, यह सामान्य द्विबीजपत्री पादपों में देखने को मिलता है। वो कैम्बियम दिखाऊंगे आपको, कैम्बियम दिखा देता हूँ, आपके समझ में आ जाएगा। चलो एक बार इनको देख लेते हैं, ये थोड़ा सा बचा है, उसके बाद में कैम्बियम देखेंगे। कैम्बियम बहुत महत्वपूर्ण काम है, मजा आ जाओ कैम्बियम देख के। तने का डायग्राम भी दे रखा है आपके कक्षा 9th की बुक के अंदर। चलो बाद में चर्चा करांगा, एक बार देखा। जो पार्श्व विभोज्य उत्तक होता है ना, वो द्विबीजपत्री पादपों के अंदर पाया जाता है। मैं बता देता हूँ आपको पहले, एक बीजपत्री पादपों के अंदर नहीं पाया जाता। सर ओके रोड़ो है, वो द्विबीजपत्री पादप क्यों हुआ है सर? माने पादप को नाम दे दीजिए, माने के पेड़ पड़ा द्विबीजपत्री पादप है, एक बीजपत्री पादप। इसमें जो बीजपत्र पाए जाते हैं वो दो पाए जाते हैं, जैसे चने के अंदर एक बीजपत्री पादप। पर उससे आप पूरा समझ नहीं पाओगे, तो मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ। जड़ होते हैं ना, जड़ मूल होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, आपने पहले पढ़ा होगा कहीं। जड़ दो प्रकार की होती हैं, एक तो मुसला मूल होती है, मुसला जड़ होती है, और एक रेशेदार जड़ें होती हैं, रेशेदार जड़ें। अब मुझे बताओ, मुसला मूल ये मुसल के समान होती है, भी ध्यान रखना। ठीक है, मेन प्राथमिक मूल होती है, उसके बाद में अलग अलग मूल जड़ें बनती हैं। तो मुसला मूल होती है ना, ये क्या पाई जाती है, जैसे चने के अंदर एक मूल पाई जाती है, उसके इस तरीके से प्राथमिक मूल बोलते हैं, ये उसको मुसला मूल कहते हैं। ये चने के अंदर पाई जाती है, मटर के अंदर पाई जाती है, और अन्य जितने भी वृक्ष है ना जिसकी एक मोटी जड़ हो, मुसला मूल वो होती है। उसके बाद में उनकी छोटी छोटी द्वितीय जड़ें निकलती हो, जिसके अंदर प्राथमिक जड़ें हो, ध्यान रखना, उसको मुसला जड़ बोलते हैं। जितने भी वृक्ष है ना बड़े वाले, वो उसके अंदर मुसला जड़ें पाई जाती है, ध्यान रखना। अब सर रेशेदार जड़ें गुच्छे के रूप में, रेशे के रूप में पाई जाएंगी। जैसे आपने कभी देखा होगा, गेहूं के बुंटे को पाड़ के देखना, भी नीचे गुच्छे से दिखाई देगा। बाजरे को पाड़ के देखना, उसके अंदर ये मेन प्राथमिक जड़ नहीं होगी, गुच्छे के समान होगी बाजरा के अंदर। घास को पाड़ के देखना, घास के अंदर। गन्ने को देखना भी, गन्ने के अंदर वो उसके अंदर रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं। तो द्विबीजपत्री पादप होते हैं ना, उनके अंदर जिस पादपों के अंदर मुसला मूल पाई जाती है वे द्विबीजपत्री पादप होते हैं, और जिसके अंदर रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं वो एक बीजपत्री पादप होते हैं, ध्यान रखना। तो द्विबीजपत्री पादप सामान्यतः जो बड़े पादप होते हैं वो द्विबीजपत्री पादप होते हैं, ध्यान रखना। तो ये केवल द्विबीजपत्री पादपों में देखने को मिलता है, एक बीजपत्री पादपों के अंदर कैम्बियम नहीं पाया जाता। कैम्बियम अगर नहीं पाया जाएगा, कैम्बियम याद रखना भी नाम, ये कैम्बियम बोलो भी, कैम्बियम, कैम्बियम बार बार बोलो, कैम्बियम, कैम्बियम याद रहे जैसे। तो कैम्बियम के कारण द्वितीय जो वृद्धि होती है, पादप की मोटाई में वृद्धि होती है, किस तरीके से कहाँ होता है, कैम्बियम के बारे में पूरा पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से। तो द्विबीजपत्री पादपों के अंदर पाया जाता है, एक बीजपत्री पादपों के अंदर नहीं पाया जाता। इसका मतलब है घास के अंदर होता है, वो पार्श्व विभोज्य उत्तक नहीं पाया जाएगा। इसका मतलब है घास की मोटाई में क्या नहीं होगी, वृद्धि नहीं होगी। पर फिर घास बढ़ता क्यों है जी? हिरण वगैरह खा लेते हैं, बकरी वगैरह खा लेती है, तो बढ़ता कैसे वो देखेंगे। अब देखो, ये अंतर्वेशी विभोज्य उत्तक इंटरकैलेरी मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है, अंतर्विष्ट भी बोलते हैं इसको, इंटरकैलेरी, ध्यान रखना आप। यह है पत्तियों के आधार व टहनी के प्रण, जो पत्ती होती है ना, पत्तियों का आधार, ये देखो ये नोड हुआ, ये पत्ती है, पत्ती का आधार ही तो है ये आधार, ये पत्ती का आधार ही है ना। पत्ती के आधार पर, और प्रण होता है ना जहाँ
पर्ण संधि इंटरनोड 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 के दोनों ओर, ये इंटरनोड है, इसके दोनों ओर पाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि नोड के आसपास पाया जाता है, नोड के आसपास। तो पादप के स्तंभ होता है ना, स्तंभ के पर्ण नोड में वृद्धि करता है, ये ध्यान रखना, नोड में वृद्धि करता है। अब घास होता है ना, घास के अंदर ये तो पाया जाएगा, इसका मतलब उसके नोड है ना अलग अलग, जो पत्तियां निकल रही है उस नोड में वृद्धि करता जाएगा और उनकी पत्तियां निकलती जाएंगी घास के अंदर। और घास के अंदर वो भी होता है, शीर्ष विभोज्य ऊतक तो होता ही होता है, ठीक है, केवल वो ही नहीं होता, तो आगे वृद्धि करता भी जाएगा, आगे भी बढ़ता जाएगा और साइड में भी बढ़ता जाएगा, ध्यान रखना। पर उसकी जो मोटाई है ना उसकी वृद्धि नहीं होती है, ध्यान। चलो ठीक है। अंतर्विष्ट विभोज्य ऊतक वास्तव में शीर्ष विभोज्य ऊतक का भाग है। ये विभोज्य ऊतक किसका भाग है? एक शीर्ष विभोज्य ऊतक का भाग है। ये जो विभोज्य ऊतक है ना, ये शीर्ष विभोज्य ऊतक का भाग है, ध्यान रखना। परंतु ये अलग कैसे हो गया? जब एपिकल जो मेरिस्मेटिक है वो वृद्धि करता गया ऊपर, क्या करता गया? वृद्धि करता गया, तो बीच में ये और ऊतक आ गए भी, तो जिसमें कोशिका विभाजन की क्षमता खो दी। इसका मतलब है यहाँ स्थायी ऊतक आ गई, स्थायी ऊतक आ गई। इसलिए जो शीर्ष विभोज्य ऊतक होता है, अंतर्वेशी विभोज्य ऊतक होता है, उनके बीच में स्थायी ऊतक आ जाने के कारण इनको अलग अलग पढ़ना पड़ता है, वरना एक ही काम है इनका, वृद्धि करना, ठीक है ना। वो पर्ण के नोड में वृद्धि करता है और वो शीर्ष भाग में वृद्धि करता है। तो ध्यान रखना, जिस स्थायी ऊतक के बीच में आ जाने से यह शीर्ष विभोज्य ऊतक से अलग हो जाता है। यह भी पादप की प्राथमिक वृद्धि में सहायक है बस। पादप की द्वितीय वृद्धि का मतलब यह हो उसकी मोटाई में वृद्धि होना, बस ध्यान रखना। द्वितीय वृद्धि किसको बोलते हैं? मोटाई में वृद्धि होना, लंबाई में वृद्धि होना। जैसे पर्ण है, ये भी एक तरीके से लंबाई में वृद्धि कर रहा है ना, पत्तियों के अंदर वृद्धि कर रहा है, नोड में वृद्धि कर रहा है, ठीक है, वो शीर्ष भाग में वृद्धि कर रहा है, पर ये मोटाई में वृद्धि कर रहा है, द्वितीय पार्श्व विभोज्य ऊतक, ध्यान रखना, जिसको द्वितीय वृद्धि बोलते हैं। यह ऊतक एक बीजपत्री पादप, घास हुआ, गन्ना हुआ, बांस का पादप हुआ, उसकी पर्ण के आधार पर स्थित होता है, ध्यान रखना। पर्ण पत्ती का जो आधार होता है, पत्ती का आधार कौन सा होता है? ये नोड ही तो होता है ना, जहां से निकलती हैं पत्तियां, ठीक है, उसके आधार पर स्थित होता है। चलो ठीक है। स्थायी विभोज्य ऊतक कल पढ़ेंगे। तो हम तने का एक वो पढ़ लेते हैं, जो काट क्षेत्रफल पढ़ लेते हैं, तने को काट कर देखते हैं उसके अंदर क्या क्या मिलता है। अगर वो समझ में आ गया ना तो पूरे टॉपिक में आगे भी, आगे वाले ऊतक भी आसानी से समझ में आ जाएंगे भी। चलो तो सर वो तो बता दो, गठे सी गए वो, ये लीजिए। इसको मिटा लेते हैं एक बार, ये क्लास पहले ली हुई है तो ऑफलाइन पढ़ाया था ये टॉपिक, तब बच्चों को समझाया था, ये कम समझ में आ रहा था। चलो तो अब देखो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है टावरो, ये तनो है, और जो तनो इशू किया हुआ है बता दूं। अब देखो वो तो तनो होगो, मान लियो तना है ये, मैथ का स्टूडेंट होगा यार, बायो का तो ही मान लियो एक मौके, मैथ पढ़नी पड़ेगी रिटारा खातर, ठीक है। जो कह रहा है सर तनो है को नहीं है, माना कि ये है तना। इसको मैंने इस तरीके से काट दिया, तो ये भाग है, ये मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, देख लो टावरो, इन रह गयो रे कैमरो, लैपटॉप कान के दिखाऊं, देख लियो कुर्सी, देख लियो, इमा तो एक वाइट वाइट कलर वो दिख रही हो, और की कौन दिख रही हो ना, सोचो इनमें यह चीज दिख रही है। ये इस तरीके से तने का भाग दिखाया हुआ है, ऐ सारी चीजें दिखे ते काट के देखोगा, ये कोनी का आज काट के बैठ जो देखो दिखा कौन दिखा, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखना पड़ता है। ओ सारो सौदो दिखाओ इस तरीका व्यवस्थित हो, बाहरी भाग पर क्या होता है, उसके अंदर अंदर धीरे धीरे यहाँ बाहरी भाग पर क्या होता है। तो इसको समझने के लिए मैंने इसको और बड़ा करा सूक्ष्मदर्शी द्वारा, इसको मैंने इतना सा भाग ले लिया, इतना सा भाग काट के, इतना सा भाग काट के इसको बड़ा कर लिया, ठीक है। तो इसको इस भाग इस तरीके से काट लिया, तो ये बड़ा कर लिया, तो ये ऊपर वाली लेयर हो गई, और ये इस तरीके से केंद्रक की ओर, यहाँ केंद्रक से लेकर इस तरीके से ये टुकड़ा काट लिया, पता चलेगा कि क्या क्या होता है। चलो ठीक है, काट लिया। तो इसका मुझे बताओ, जो ऊपर वाला जो लेयर होती है ना, उसको हमेशा बोलते हैं टावरो, ध्यान रखना, एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का मतलब होता है, डर्मिस का मतलब त्वचा होता है एक तरीके से, एपिडर्मिस का मतलब ऊपरी लेयर होती है ना, ये उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। जैसे ये एपिडर्मिस है ऐसा मानो, ठीक है।
ऊपरी लेयर क्या होती है, एपिडर्मिस होता है। तने का जो बाहरी लेयर होती है ना, ये तने की जो बाहरी लेयर होती है वो होती है एपिडर्मिस। क्या होती है, एपिडर्मिस। तो ये आपको रेड रेड दिखाई दे रही है ना, ये क्या है, एपिडर्मिस है। याद रखना है अभी इनको, किस तरीके से पाई जाती है। एपिडर्मिस के बारे में पढ़ेंगे। ये एपिडर्मिस होती है ना, मरुस्थली पादप होते हैं ना, उसमें मोटी पाई जाती है, क्योंकि मरुस्थली पादपों में क्या होता है, जल की कमी होती है, तो जल बाहर नहीं निकले, इसलिए इसकी परत क्या होती है, मोटी होती है। और ये एपिडर्मिस के ऊपर ध्यान रखना, एक मोम जैसी परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है, एपिडर्मिस के ऊपर। इस तरीके से बना देता हूं मैं, ये देखो दिखाई नहीं दे रही, यहाँ पे मोम जैसी परत पाई जाती है, जिसको बोलते हैं क्यूटिकल। क्या बोलते हैं, क्यूटिकल। क्यूटी से क्या मिलना है रे, कल मिलोगे आप, क्यूटियों कद मिलोगा रे, तुझे काल मिलांगा। चलो ठीक है, क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या होती है, मोम जैसी परत होती है, वो एपिडर्मिस के ऊपर पाई जाती है। मैं कभी भी पूछ लूँ था नहीं, तो एपी का मतलब होता है ऊपर ऊपर वाली लेयर, और एपिडर्मिस के ऊपर मैं ये पूछूंगा क्यूटिकल क्या होती है। भी आप कहोगे क्यूटिकल एक मोम जैसी क्या होती है सर, एक परत होती है जो एपिडर्मिस के ऊपर पाई जाती है। ठीक है सर, क्यूटिक अगर क्यूटियों अगर सर मिल जाएगा निकाल नहीं, तो ऊपर जाके मिल से घड़े भी लगा रहा है ऊपर जाके। चलो ठीक है, तो एपिडर्मिस के ऊपर पाई जाती है क्यूटिकल, मोम जैसी होती है। इनको काम बहुत सुनो काम हुआ अभी, बहुत काम की चीज़ बनाया। एक तो या जी के पादप में नहीं, एकदम ये मान लियो थे, पादप के अंदर आपको चमक दिखाई देती है, इसी के कारण दिखाई देती है, जो फल वगैरह होते हैं उनके अंदर, पादप के अंदर। ठीक है, तो यहाँ तने की बात हो रही है, तो तने के अंदर एक तो चमक ले आती है, दूसरा काम ये करती है कि एकदम चिकना बना देती है, जिससे जल है ना, जल, वो जल रोधी परत का काम करती है। जल पादप में का उत्सर्जन नहीं होगा, ध्यान रखना, जल की कमी नहीं होगी पादप में, जल रोधी परत का काम करती है, ये बहुत बढ़िया होती है। सर ये क्यूटिकल किसकी बनी होती है, ये क्यूटीन की बनी होती है। अभी किसकी बनी होती है, अरे क्यूटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, क्यूटीन एक रासायनिक पदार्थ होता है, इससे बनी होती है क्यूटिकल। दोनों का काम, जल रोधक का काम है, जल को बाहर जाने से रोकता है एपिडर्मिस। ये मान लो आगे ही पढ़ना आ रहे, आगे जी की चीजें है नहीं, यही पढ़ांगा पा। तो ओ जी को डायग्राम है, वो कक्षा 9th की बुक में बताओ, इनकी व्याख्या कौन कर रखी। एग्जामिनर अगर क्वेश्चन उठाओगे तो 8वां उठाओगे, अगर लेवल का क्वेश्चन उठाएगा तो वो यहाँ से उठाएगा। बच्चे डायग्राम को इग्नोर कर लेते हैं और क्वेश्चन रट लें एकदम बढ़िया रहो, क्योंकि भी आप कक्षा 9 के अंदर पढ़ाओगे, या अरे पढ़ाना 3rd ग्रेड में 8वीं तक की है, फिर भी आप आप टीचर हो, कक्षा 9 की बुक के अंदर ये टिश्यू टॉपिक पढ़ा रहे हो, डायग्राम आ गया तो थे टावरा तेरे डायग्राम कौन छोड़, इसको डायग्राम को बच्चे को समझाओगे तो एग्जामिनर ये चेक करेगा कि इस डायग्राम के बारे में इसको कितना नॉलेज है, तब यहाँ से प्रश्न पूछता है। और हम कहते हैं सर 11वीं 12वीं क्लास में प्रश्न पूछा है बायोलॉजी में, क्या करा, कोई इलाज बता दो, तरीको बता दो, पूरी बायो ट्रिक के माध्यम पढ़ाइए, आपने देख लीजिए, ऐप पर पढ़िए। ऐप को लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे है, हटाब्रो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दीजिए रही। टेलीग्राम को लिंक दे रखे हो नीचे, ब्यूं जुड़ जाइए, और ऐप पर तो नियंत्रण क्लासा चाल ली है, कोई दिक्कत ही को नहीं। चलो तो सर एपिडर्मिस तो समझ में आ गया, कौन बोल रहा, एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल की लेयर हुआ है, रूबिंग ऊपर क्यूटिन की हुआ पदार्थ हुआ है, जलरोधी को काम करे। सर एपिडर्मिस के ऊपर ऊपरली लेयर के ऊपर और भी क्यों बह गए, जी ऊपरली लेयर पर पॉलिश कर रखी है नहीं, आ क्या को काम कर रही है, क्यूटिकल को काम कर रही है। इसके ऊपर जो एपिडर्मिस होती है, उसके ऊपर आपने तने के ऊपर देखा है तो कभी, कई तनों के अंदर पाई जाती है छोटे छोटे बाल नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, पत्तियों के ऊपर भी पाई जाती हैं, बाल नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, बाल के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है यार, बाल के समान संरचनाएं आ दिखने लग रही, बाल के समान संरचनाएं बड़ी करके देखिए, देखिए सूक्ष्मदर्शियों सींग सा दिख रहे नहीं है, ये एपिडर्मिस के ऊपर ही पाई जाती है। सुर अंगों के काम हो है सुर, तो मन लगा है, देखो थे 1 2 3 बहुत सारी कोशिका मिलकर बने ना हुए। इसका मतलब है ये क्या होते हैं, ये जो रोम होते हैं, क्या होते हैं, रोम होते हैं, बाल जैसी संरचना। जैसे हमने मूल रोम पढ़ के आए ना, मूल रोम होता है वो एक कोशिका होता है, उसके अंदर एक ही कोशिका होती है, यहाँ बहुत सारी कोशिकाएं मिल रही है ना, तो ये क्या होते हैं, तने के ऊपर रोम पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं ट्राइकोम। क्या बोलते हैं, ट्राइकोम, याद रखना पड़ेगा अभी, ट्राइकोम। सर एपिडर्मिस से मतलब ऊपर, एपिडर्मिस ऊपरी ऊपर लेयर है, क्यूटिकल काल में एक क्यूटी मिलूंगा। ठीक है, और क्यूटीन को पदार्थ को लेप कर गया होगी, मेकअप मेकअप कर गया होगी, क्यूटीन लगा गया होगी, ट्राइकोम। ठीक है,
ट्राई करती हूँ मैं, ठीक है चलो याद रह जाएगा भी। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, याद रह जाएगा, सीधा ही याद कर सकते हो आप, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो चलो, तो एपिडर्मिस का काम कंप्लीट हो गया। अब बताओ सर एपिडर्मिस के नीचे क्या पाई जाती है? आ देखो थे, आ लेयर दिखाई दे रही है थानी, या लेयर दिखाई दे रही है, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस। क्या बोलते हैं सर? आपने बता दिया एपिडर्मिस, उसके बाद में हाइपोडर्मिस, ऊपर वाली लेयर कौन सी रहे? एपिडर्मिस। इसके नीचे होती है ना, यहाँ पे एक लेयर होती है, उसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस। हाय रे में डर गया, किससे डरे रे? मैं बताऊंगा किससे डरना है। हाइपोडर्मिस की लेयर, ये क्या होती है? हाइपोडर्मिस होती है। अब ये हाइपोडर्मिस किससे कहाँ पाई जाती है? एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है, ये बात ध्यान रखना है। और ये हरे हरे कलर की दिखाई दे रही है ना, ध्यान रखना, इसमें हरित लवक होता है, ये भी ध्यान रखना। इस कारण कई तने होते हैं वो हरे दिखाई देते, तना हरा दिखाई देता है ना, इसका मतलब छोटे पौधों के तने हरे दिखाई देते हैं। उसके बाद में तो उसके ऊपर छाल आ जाती है, कोरक आ जाता है, किस तरीके से आता है उसकी भी आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये हाइपोडर्मिस के अंदर क्या होता है? हरित लवक के कारण क्या दिखाई देता है हमें? तना हरा दिखाई देता है। तो एक तो इसमें हरित लवक होता है से हरित लवक हाइपोडर्मिस, ठीक है। उसके बाद में ध्यान रखना, ये हाइपोडर्मिस होता है ना, हाइपोडर्मिस वो क्या होता है? कोलेन कायमा तक पढ़ेंगे आगे, कोलेन कायमा, कोलेन कायमा तक जो पढ़ के आए ना, कोलेन कायमा। बताओ कोलेन कायमा क्यों भागे? कमेंट बॉक्स में देखूं याद है कि वाली गुरु कोलेन कायमा तो भूल ही गया। पेरेन कायमा, कोलेन कायमा, स्क्लेन कायमा, पीकेएस, पीकेएस, सर की बताई फिर भूल गया, तो सीधा याद रखना पड़ेगा ने। पेरेन कायमा, कोलेन कायमा, स्क्लेन कायमा, सर पादप उत्तक के भाग हैं, स्थायी उत्तक के भाग हैं, सरल स्थायी उत्तक का भाग है, याद करो आने। तो जो कोलेन कायमा होता है ना, कोलेन कायमा, जैसे कोल्लर से याद किया था, कोल्लर तो याद है गुरु जी, ललचिल्लापन प्रदान करे, ठीक है, काम चाल जाओ मारो। कोलेन कायमा कार्य पूछा है मोटा मोटी, याद रह जाएगो, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर कोई आकर आपकी कॉलर पकड़ ले, क्या करोगा रे? करोगा क्या? मेरे को शुद्ध आदमी हो वो तो डर जाएगो। हाय रे मैं डर गया, क्या हुआ? हाइपोडर्मिस से, हाय रे डर गया, हाय रे डर गया, इसे याद करवा रहा हूँ। हाइपोडर्मिस होता है ना, उसके अंदर जो उत्तक पाया जाता है वो कोलेन कायमा उत्तक पाया जाता है। वो कोलेन कायमा उत्तक के अंदर मैं लिखाऊंगा आपको। को जो तना होता है ना, तना, तने के जो भाग होता है ना, एपिडर्मिस के नीचे जो लेयर होती है, हाइपोडर्मिस लेयर होती है, हाइपोडर्मिस लेयर होती है, ध्यान रखना। इस हाइपोडर्मिस लेयर के अंदर कौन सा उत्तक पाया जाता है? कोलेन कायमा पाया जाता है, ठीक है। तने के अंदर ऐसा पूछ ले, तने के अंदर कोलेन कायमा होता है, वो लचीलापन प्रदान करता है, ये कौन से भाग के अंदर होता है? हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, ये दे दे रहे। इसके बाद में हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के बाद में देखो इसके नीचे होता है ना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये होता है कोर्टेक्स भाग। क्या होता है? कोर्टेक्स। हाइपोडर्मिस के बाद में होता है कोर्टेक्स, जिन हिंदी में बोला वल्लकुट, हिंदी याद हो रहे हैं, पहले बताने ला रही हूँ थाने, वल्लकुट, ठीक है, वल्कुट, कोर्टेक्स। ये जो कोर्टेक्स भाग होता है ना, कोर्टेक्स, ये ध्यान रखना, कोर्टेक्स थोड़ा बड़ा भाग होता है, ये कोर्टेक्स भाग होता है। ये पेरेनकाइमा जो उत्तक होता है ना, पेरेनकाइमा, ठीक है ना, पेरेनकाइमा उत्तक होता है, वो इस कोर्टेक्स भाग में होता है। ये कोर्टेक्स भाग के अंदर कौन सा उत्तक पाया जाता है? पेरेनकाइमा उत्तक पाया जाता है। ये कोर्टेक्स भाग हुआ, और ये आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ, ये पित्त भाग हुआ, पित्त भाग हुआ, ये पित्त भाग होता है, ये केंद्र का भाग होता है। इस तरीके से संरचना काटी है भी छोटी सी हमने यहाँ से। ये जो भाग दिखाई दे रहा है ना, ये अंदर वाला, ये कौन सा भाग है? पित्त है। पित्त और जो कोर्टेक्स भाग होता है, उसके अंदर कौन सा उत्तक पाया जाता है? याद रहे तो कर लेना, इसको आप छोड़ भी सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, उनके कार्य याद रखना। ये कक्षा 12 की बुक के अंदर, 11 की बुक के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर ऐसा दे रखा है, वो याद नहीं रखो, पर मोटे मोटे पॉइंट आपको पता होना जरूरी है। कोर्टेक्स भाग और पित्त भाग होता है ना, कोर्टेक्स और पित्त भाग, यहाँ पेरेनकाइमा उत्तक पाया जाता है, वरना बहुत ऐसा डिफिकल्ट हो जाएगा। जितना याद रहे मोटा मोटी में याद करवा दूंगा आपको, ठीक है। कोर्टेक्स भाग हुआ और पित्त भाग हुआ। कोर्टेक्स पित्त भाग में कौन सा उत्तक पाया जाता है? पेरेनकाइमा पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में आप ये ध्यान रखो कि ये ऑयल डक्ट होता है, ये पाया जाता है। इसके बाद में देखो एंडोडर्मिस, इसके बाद में नीचे लेयर पाई जाती है ना, किसके नीचे? कोर्टेक्स के नीचे, वो होती है एंडोडर्मिस। एपिडर्मिस ऊपरी ऊपर थी, उसके बाद में हाइपोडर्मिस, कोर्टेक्स और एंडोडर्मिस। क्या होती है? एंडोडर्मिस। ये लेयर आपको वलय के समान दिखाई दे रही है ना,
ये क्या होती है, एंडोडर्मिस होती है। इस एंडोडर्मिस लेयर के नीचे क्या पाया जाता है, यहाँ पर देखो ऊपरी ऊपर क्या है, ये रोम जैसी संरचना दिखाई दे रही है। उसके बाद में एपिडर्मिस है जो आपको दिखाई दे रहा है, हाइपोडर्मिस है जो आपको ये भाग दिखाई दे रहा है, हाइपोडर्मिस, ठीक है। उसके बाद में ये कोर्टेक्स भाग दिखाई दे रहा है, पादप को काट कर मैं ऐसे दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, कोर्टेक्स भाग दिखाई दे रहा है। उसके बाद में एंडोडर्मिस जो ये अंदर वाली दिखाई दे रही है, सर ये आप ये बता रहे हो ये, ठीक है, ये क्या होता है, एंडोडर्मिस होता है। उसके बाद में पित्त भाग, ये अंदर वाला भाग होता है पित्त। और जाइलम और फ्लोएम वो इस तरीके से व्यवस्थित होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। एंडोडर्मिस आ गया, एंडोडर्मिस के बाद में ये कहाँ पर गया, पेरीसाइकल, पेरीसाइकल, इसके अंदर पेरीसाइकल दिखा रखा है क्या, पेरीसाइकिल को नहीं दिखाया। तो ये संरचना होती है। अभी बाहर एपिडर्मिस होती है, बाहर क्या होती है, ऊपरी ऊपरी एपिडर्मिस होती है। उसके बाद में अंदर क्या होती है, हाइपोडर्मिस होती है। फिर अंदर कोर्टेक्स भाग होता है, फिर इसके अंदर एंडोडर्मिस होती है। एंडोडर्मिस से नीचे होता है ना, वो जाइलम और फ्लोएम तक पाए जाते हैं। ये व्यवस्थित है ना एक श्रृंखला में, इस तरीके से देखो किस तरीके से व्यवस्थित है, जाइलम और फ्लोएम। जो ऊपर पाए जाते हैं ना वो फ्लोएम पाए जाते हैं। ये देखो ऊपर जो पाए जाते हैं ना ये पाए जाते हैं, ये जो व्यवस्थित है ना इस तरीके से, ये कौन से उत्तक हैं, फ्लोएम है। और ये अंदर पाए जाते हैं ना, अंदर पाए जाते हैं वो कौन से उत्तक हैं, जाइलम है। एक इस तरीके से परिधि आकार में स्थित है, ध्यान रखना, ठीक है, परिधि आकार में स्थित है। ये भी आगे पढ़ेंगे, जाइलम दो प्रकार के किस तरीके से होते हैं भी, ठीक है। कुछ होते हैं वो अरीय सेवन मंडल के अंदर आते हैं, कुछ संयुक्त सेवन मंडल के आते हैं, पूरा समझेंगे। तो अंदर ही अंदर क्या होता है, अंदर ही अंदर क्या होता है, पित्त, जो पित्त भाग होता है, पित्त के आगे क्या पाए जाते हैं, जाइलम पाए जाते हैं। यहाँ पे जाइलम, ये देखो ये जाइलम पाए जाते हैं। जाइलम के बाद में यहाँ फ्लोएम पाए जाते हैं, ठीक है। और जाइलम होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। एक तो होता है प्रोटोजाइलम, एक मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम होते हैं वो प्रोटो नीचे नीचे प्रोटो पाए जाते हैं, उसके बाद में मेटाजाइलम पाए जाते हैं, उसके बाद में ऊपर फ्लोएम पाया जाता है। पर एक इंटरेस्टिंग बात जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, ध्यान रखना, किसकी चर्चा कर रहे थे, हम चर्चा कर रहे थे कि कैम्बियम, कैम्बियम किसके मध्य पाया जाता है, देखो कैम्बियम उसके अंदर नहीं दिखा रखा। ये कैम्बियम है ना, कैम्बियम ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अभी छाल बनती है ना पादप का, जो बाहरी जो छाल बनती है उसमें भी ये कैम्बियम योगदान करता है। सैमनी जो बंडल होते हैं द्वितीय जाइलम द्वितीय फ्लोएम बनने में भी काम आता है। और कैम्बियम होता है ना, कैम्बियम ये किसके बीच में पाया जाता है, जाइलम, ये यहाँ जाइलम उत्तक हो गया, ये यहाँ कौन सा उत्तक हो गया, ये यहाँ फ्लोएम उत्तक हो गया, ये आपको दिखाई दे रहा है ये फ्लोएम उत्तक हो गया। उसके बीच में ये हरी हरी पट्टी दिखाई दे रही है ना, ये क्या है, कैम्बियम है। अब क्या होगा, कैम्बियम क्या करेगा, विभाजन करेगा, विभाजन कर कर क्या करेगा, तने की मोटाई में क्या करेगा, वृद्धि करेगा। तो कैम्बियम के कारण तने की मोटाई में वृद्धि होती है, इसलिए द्वितीय विभोजी उत्तक को कैम्बियम उत्तक कहा जाता है। कैम्बियम के कारण क्या द्वितीय वृद्धि देखने को मिलती है। अब मुझे बताओ, कैम्बियम के ऊपर जो होता है एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के नीचे क्या पाया जाता है, एंडो का मतलब है नीचे, नीचे क्या चला होगा तेरे, एंडो कोई पुल है, पुल के नीचे क्या चला होगा, साइकिल चला होगा, क्या चला होगा, साइकिल चला होगा, पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल संरचना होती है वो तने के अंदर कहाँ पाई जाती है, एंडोडर्मिस के नीचे पाई जाती है पेरीसाइकिल, ठीक है। पेरीसाइकिल किसके नीचे पाई जाती है, एंडोडर्मिस के नीचे। नीचे क्या चलानी है, साइकिल, पैरों साइकिल चलानी है। साइकिल पक्का में चला होगा, कच्चा में रहे, मुझे पक्का में चलावांगा, तो पेरीसाइकिल होता है ना, पक्का में चला सो। तो ध्यान मुझे बताओ, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेनकाइमा उत्तक होते हैं, उसमें एकदम पक्का कौन होता है, सर स्केल पक्का होता है, स्क्लेनकाइमा। तो ध्यान रखना ये पेरीसाइकिल भाग में जो उत्तक पाया जाता है ना वो स्क्लेनकाइमा पाया जाता है। हाई डर गया, कोलेनकाइमा, कॉलर पकड़ी डर गया। और जो होते हैं कोर्टेक्स पित्त भाग होता है उसमें पेरेनकाइमा पाए जाते हैं। तो तीनों उत्तक आपके क्या हो गए, यहाँ याद भी हो गए, ठीक है। तो ये कैम्बियम भाग किसके अंदर पाया जाता है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाया जाता है। सर कैम्बियम भाग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, सेमिवनी कैम्बियम होते हैं और एक कोरक कैम्बियम होते हैं, आगे देखेंगे उनको थोड़ा बहुत। ये मोटा मोटी आपके समझ में आ गई, सर मोटा मोटी हमारी यह समझ में आ गई कि एपिडर्मिस लेयर होती है, बाहरी लेयर, उसके ऊपर क्या क्या पाए जाते हैं, क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है जो क्यूटिन की बनी होती है, रोम जैसी संरचनाएं पाई जाती है जिसको ट्राइकोम बोलते हैं, ठीक है। एपिडर्मिस के सर नीचे पाई जाती है वो हाइपोडर्मिस पाई जाती है। हायर में डर गया, सर आपने बताया था कोलेन जो क्लोरेन काइमा होता है वो उत्तक की वो बनी होती है और उसके अंदर हरित लौह भी पाया जाता है। हाइपोडर्मिस के जैसे ही सर हम नीचे चलते हैं,
तो हाइपोडर्मिस के नीचे क्या पाया जाता है, कोर्टेक्स भाग पाया जाता है। हाइपोडर्मिस के नीचे कोर्टेक्स भाग पाया जाता है। कोर्टेक्स और पित्त जो केंद्र का भाग होता है वो दोनों के दोनों पेरेन्काइमा ऊतक के बने होते हैं, ठीक है। और जो कोर्टेक्स होता है सर, कोर्टेक्स के जैसे ही नीचे हम चलते हैं तो एंडोडर्मिस पाई जाती है। एंडोडर्मिस के नीचे, एंडो के मतलब नीचे, नीचे के मतलब साइकिल चलाएंगे सर तो साइकिल जो है ना, पैरासाइकिल वो पाया जाता है। सर जो पैरासाइकिल आपने बताया है, पैरासाइकिल है ना, पैरासाइकिल के नीचे क्या पाया जाएगा, जाइलम और फ्लोएम पाए जाएंगे, ध्यान रखना। पैरासाइकिल है, पैरासाइकिल के नीचे फ्लोएम पाए जाएंगे, उसके जाइलम पाए जाएंगे। जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो, जिसके लिए हमने ये पढ़ा था कैम्बियम, ये यहाँ पाया जाता है। और इसी कैम्बियम के कारण द्वितीयावर्ती देखने को मिलती है। ये पूरे की पूरी चीज़ें आगे बहुत काम आएंगी। इसी तरीके से हम पत्ती का भी पढ़ेंगे, जो पत्तियाँ होती है ना पेड़ पौधों में, उनका भी पढ़ेंगे, उनको भी काट कर देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या दिखाई देता है। जड़ों के बारे में भी पढ़ेंगे। ये पढ़ने के बाद में मोटा मोटी उत्तक आपके कंप्लीट समझ में आ जाएगा। या पूरा पॉइंट समझ में आ गया नहीं, अब आगे एनसीईआरटी किताब में एपिडर्मिस के बारे में बहुत लाइनें दे रखी हैं, बैठ क्लियर होगी थारी। आगे सीधा नोट्स ही पढ़ना है। चलो अगली क्लास आप आगे लेंगे। जय हिंद, जय भारत। शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो, ये भी सारा।